क्यों है? ओके Okay, so Assalamu alaikum and welcome to the fourth webinar held by Positive Media Communications और हमारा टॉपिक आज भी वही है कि पाकिस्तान की इनफॉर्मल इकोनॉमी। अब इससे हमने इस बात पर हमने पहले भी बात की है, जाहिर है कि इनफॉर्मल इकोनॉमी का साइज क्या है इंक्लूसिवली किसी को नहीं पता, लेकिन इसके जो मनफी असरात हैं वो हमारे सामने हैं। आज हम बात करेंगे कि क्या पॉलिसी मेजर्स लिए जा सकते हैं इसको कर्ब करने के लिए, ताकि पाकिस्तान के जो लेजिटिमेट बिजनेस सेक्टर है, पाकिस्तान की जो टैक्स कलेक्शन है वो बेहतर हो सके। जाहिर है कि बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसीलिए आज हमारे साथ जो इसी मौजू को डिस्कस करने के लिए जो पैनल है वो भी बहुत ही हाई पावर्ड है। शब्बर जैदी साहब, साबिक चेयरमैन FPR, खिजर साहब, हेड ऑफ रिसर्च एट बिजनेस रिकॉर्डर, एंड मेहताब हैदर साहब, सीनियर स्टाफ रिपोर्टर फॉर द न्यूज अखबार। थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। अली, मैं आपसे स्टार्ट करूंगा कि अब जाहिर है कि पिछले वेबिनार्स में हमने बात तो की है अबाउट द इनफॉर्मल इकोनॉमी, लेकिन आपसे जब इससे पहले मेरी बात हो रही थी तो आपने बड़ी को इनकैप्सुलेट किया था कि एग्जैक्टली क्या इफेक्ट आता है। सिंपली पुट, व्हाई शुड पाकिस्तान केयर अबाउट कंट्रोलिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग इट्स इनफॉर्मल इकोनॉमी? तो जी अली, अगर आप थोड़ा सा हमें एक समरी दे दें कि क्या नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं ड्यू टू आवर लैक ऑफ रिफॉर्म। थैंक यू ज़रार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस फोरम। देखिए जी, तो आपकी फॉर्मल इकोनॉमी अगर आपकी नहीं करती तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो प्लेयर्स होते हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और साइज में बड़े होते हैं, उनके लिए compete करना मुश्किल हो जाता है इनफॉर्मल इकोनॉमी के प्लेयर्स के साथ। आप किसी भी इंडस्ट्री को ले लें, उस इंडस्ट्री में बड़े प्लेयर्स होते हैं, छोटे प्लेयर्स होते हैं, और यूजुअली जो बड़ा प्लेयर होता है वो अपना टैक्स लायबिलिटी काफी हद तक पे कर रहा होता है। कितनी करता है, कितनी नहीं करता, वो उसमें क्या मसला होते हैं, वो शब्बर साहब बेहतर तौर पे बता सकेंगे। बिल्कुल। पर वो जनरली अपना कर रहा होता है। जब वो कर रहा होता है तो जो इनफॉर्मल प्लेयर होता है, जो कि टैक्स कम पे कर रहा होता है, वो ज्यादा कंपेटिटिव हो जाता है। तो इससे एक डिसएडवांटेज आ जाता है फॉर्मल प्लेयर के लिए, और फॉर्मल प्लेयर की जो ग्रोथ है ना, वो थोड़ी कम हो जाती है उसके अंदर। तो अब वो एक है कि कोई भी आप एग्जांपल कर ले। कुछ साल पहले वैसे एक मैं पेंट मैन्युफैक्चरर के साथ बैठा हुआ था। वो पेंट मैन्युफैक्चरर जो ये कह रहा था कि भाई कि हमारा हम अपना हम एक MNC से आए हैं, हम जो है अपने आप को एक्सपैंड करने जा रहे हैं, बट ये हमारे बराबर में ये दूसरा पेंट वाला है जो ये लोकल प्लेयर है और ये टैक्स नहीं पे करता, ये चोरी करता है कहीं पे, तो वो हमारे से जो है वो 10 रुपए सस्ता हो जाता है। जब वो हमारे से 10 रुपए सस्ता हो जाता है तो मार्केट में लोग जाते हैं, तो मार्केट में लोग उसको बाय करते हैं कि वो क्वालिटी, उसी क्वालिटी पे वो आपसे सस्ता है, तो लोग तो नहीं ये देखते कि भाई यही टैक्स कौन दे रहा है, तो उससे हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। तो इस तरह पाकिस्तान में बहुत सारी MNCs ऑपरेट कर रही हैं। फिर MNCs के कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो पाकिस्तान में नहीं होते, कुछ यहाँ पे होते हैं। जो यहाँ पे नहीं बनते वो इंपोर्ट होके आ रहे होते हैं, जैसे स्मगल होके आ रहे हैं। अगर वो प्रोडक्ट चाहते हैं कि वो पाकिस्तान में लॉन्च करें, तो उस प्रोडक्ट को पहले वो इंपोर्ट करेंगे चैनल से, उसको फिर सुपरमार्केट में रखेंगे, फिर उसके अंदर को पैकेजिंग करेंगे, फिर उसका अगला स्टेप होगा कि उसमें प्रोडक्ट के अंदर और को वैल्यू एडिट करनी है, तो वो करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता होगा। बट वो जब इस तरह की सोचते हैं कि जी ये प्रोडक्ट हमारा आ रहा है, ये प्रोडक्ट हमारा सुपरमार्केट में जी पड़ा हुआ है जी 200 रुपए का, और अगर हम इसको इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करके हम जब अपने टैक्स पे करते हैं तो हमें ये 210 रुपए का पड़ता है। हम रिटेल करने जाएंगे तो हमें 250 रुपए का पड़ेगा। वो मार्केट में तो 200 का पहले बिक रहा है, तो कोई हमसे लेगा नहीं, तो कोई फायदा नहीं हमें करने का। प्रोडक्ट उनका है, जनरल प्रोडक्ट है, लेकिन एक स्मगल होके आ रहा है, वो नहीं चलता दूसरा। तो उससे वैल्यू एडिशन नहीं होती, उससे लोकलाइजेशन नहीं होती, उससे वैल्यू चेंज होती है, वो डेवलप नहीं होती। अब वैल्यू चेंज क्या होता है कि जी पाकिस्तान के अंदर अगर हम कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जैसे कि सबसे पहली चीज होती है कि जी आप रॉ मटेरियल मंगवाते हैं या फैक्टर ऑफ गुड्स मंगवाते हैं और उसको असेंबलिंग करते हैं। तो जो आखिरी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग जो लास्ट वाली स्टेज होती है, वहां तक तो लोग चले जाते हैं, लेकिन उसके पीछे जब जानना है कि उसके पीछे जो वैल्यू चेन में को फैक्टर ऑफ वो गुड बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम आ जाता है। जैसे पाकिस्तान के अंदर एक कंपनी आई थी लोटे पाकिस्तान, उसने यहाँ पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की। वो केमिकल बनाता था जो पाकिस्तान वो PSF बनाने के लिए यूज होता था।
बट वो केमिकल जो है वो इंपोर्ट भी होता था, तो इंपोर्ट वाले में अगर ड्यूटी कम होती है या वो लॉबी करते हैं उसको कम करने के लिए, तो यहाँ का प्रोडक्शन वो उस तरह से एक्सपैंड नहीं कर पाती। उस तरह की बेशुमार ऐसी मिसालें हैं कि जिसको अगर हम देखें तो वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग बेस के अंदर उसमें नुकसान होता जा रहा है। अगर हम देखें तो पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग बेस पिछले 10-15 साल में अगर श्रिंक की है, खासतौर पे पिछले 10 साल में, तो उसकी एक और वजह ये भी है कि आपके यहाँ डॉक्यूमेंटेशन इतनी नहीं है, आपके यहाँ ड्यूटी एवेजन है, आपके यहाँ टैक्स एवेजन है, आपके यहाँ इनफॉर्मेलिटी है। एक तो ये बुनियादी फ़र्क आता है। दूसरा बुनियादी फ़र्क आप फाइनेंशियल साइड से देखें तो वो आपको नज़र आता है कि फाइनेंशियल साइड में अगर देखें, अगर हम एक मुल्क की अगर हम पूरी जो एक मनी सप्लाई को अगर हम देखें तो मनी सप्लाई के बेसिकली उसकी लायबिलिटी साइड के 2 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है कि वो पैसा जो आपका बैंक डिपॉजिट में पड़ा हुआ है, दूसरा वो जो है जो आपकी जेब में पड़ा हुआ है या आपके लॉकर में पड़ा हुआ है या आपने कहीं पे किसी फॉर्म में कैश पे रखा हुआ है, बैंक में नहीं रखा हुआ। तो अगर दुनिया भर में देखें तो वो जो करेंसी इन सर्कुलेशन जिसे कहते हैं, जो आपकी जेब में पड़ा है या आपके लॉकर में पड़ा है, तो वो 5 से 10% होती है। बाकी जो आपकी 90% होता है या 95% होता है, वो आपके बैंक डिपॉजिट होते हैं। पाकिस्तान में ये रेशो कुछ ज़्यादा थी, ये 20% के करीब थी। वो हिस्टोरिकली क्योंकि यहाँ पे इनफॉर्मल इकोनॉमी ज़्यादा थी। पर जहाँ से हमने पिछले कुछ 4-5 साल में जब हमने डॉक्यूमेंटेशन पे ज़्यादा ज़ोर डाला और कुछ स्टेप्स किए, कुछ अच्छे थे, कुछ बुरे थे, तो उसके बाद जो है वो इनफॉर्मल इकोनॉमी, वो कैश इकोनॉमी का पार्ट बढ़ता रहा। वो बढ़ता रहा, वो 20-22% से अब 32-33% पे आ गई हुई है। और पहला स्टेप था कि जी कोई टैक्स लगाया, फिर कोई आपका स्टेप आया कि जी अब हम आपको पे क्रैक डाउन करेंगे। जब शब्बर साहब आए तो उस वक़्त इन्होंने भी वो सीएनआईसी का वो सारा सिलसिला किया। बट इस सारे करने में कैश इकोनॉमी शूट करती गई और कैश इकोनॉमी अभी तक वो शूट कर रही है। और वो जितनी कैश इकोनॉमी बड़ी होती जाती है, उतना अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर बड़ा होता जाता है, उतनी उसकी ट्रेसेबिलिटी कम होती जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इसको कि हम अपने सारे उस डॉक्यूमेंटेशन को ट्रैक करना, उस सब को फॉर्मल में लाना ताकि एक कंपैटिटिव एडवांटेज सबको आ सके। एक अच्छा प्लेयर और एक बुरा प्लेयर एक ही कॉम्पिटिशन पे आ सके। अच्छा, दूसरी एक और इसमें बड़ी बुनियादी बात समझने की है कि अगर आप अनडॉक्यूमेंटेड हैं, अगर हम्म। आप अब फॉर्मल सेक्टर में नहीं है और आप एज़ अ बिज़नेस ग्रो कर रहे हैं, तो एक सर्टेन स्टेज के बाद आपके यहाँ पर ब्लॉकेट्स आ जाएँगे, आप अपने बिज़नेस को उस तरह से ग्रो नहीं कर सकेंगे। हम्म। मैं यहाँ लाहौर में रहता हूँ, मैं यहाँ पे एक मिसाल देता हूँ, यहाँ पे एक बेकरी है जो जो बिल्कुल एक दुकान से शुरू हुई और आज उसकी बेशुमार दुकानें हैं। और वो बेकरी के अलावा वो कोला भी बनाते हैं, वो पानी भी बनाते हैं और वो कई प्रोडक्ट बनाते हैं। गोरमे गौरमेंट उसका नाम जिंदाबाद। है। हाँ, गोरमे ज़िंदाबाद है, बट गोरमे एक अब अपने एक सर्टेन स्केल पे जाके वो फँस गया है। हम्म। ठीक है जी। हम हमारे साथ एक लड़का होता था लम्स का जी, उसको उन्होंने एक दफ़ा वो एमबीए था लम्स का, वो 2000 अभी 2-3 साल पहले जी उसको उन्होंने हायर किया अपनी मार्केटिंग में और उसको एक सैलरी दी, मतलब सैलरी के अमाउंट में लेट्स से पुट इट अ नंबर, एक 5 लाख रुपए दिया। ठीक है जी, इससे ज्यादा ही नंबर होगा, कम नहीं होगा बहरहाल। तो 5 मुझे लाख का यकीन उसको नंबर दिया। उस 5 लाख में से उसको कहा कि जी हम इसका 70% आपको कैश देंगे, 30% जो है हम आपको वो जो है वो उसके थ्रू देंगे। और वो उसको कैश दिया जाने लग गया। अब वो फिर अब इस तरह की जब सूरत-ए-हाल होने लग जाती है और इस तरह से जब आप ये करते हैं, तो आप अपना कॉर्पोरेट कल्चर नहीं कंपनी में डेवलप करते। वो 3-4 महीने बाद वो छोड़ गया और भी उनके पास अच्छे लोग नहीं आ पाए। और फिर उसके अलावा एक एक सर्टेन साइज़ से एक्सपैंड करने जो उनका मसल है, वो करना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे क्योंकि वो इनफॉर्मेलिटी के अंदर है। अब वो और तरह के ये बिज़नेसेस में घुस गए, किसी ने टीवी खोल लिया, किसी ने कोई कर लिया, ये कर लिया, ये आपको भी मुझे पता है, मुझे भी पता है वो किस लिए करते हैं। तो ये इसके बड़े-बड़े डिसएडवांटेजेस हैं, तो हमें इसको फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ जाना चाहिए। इसकी सॉल्यूशन क्या है, उस पे हम बाद में आएँगे। एक तो ये है कि जी क्या अगर हमारी टैक्सेशन ज़्यादा है, तो क्या हमें टैक्सेशन को कम करके इनफॉर्मल को फॉर्मल की तरफ लेके आना है, एक स्टेप ये हो सकता है। दूसरा स्टेप है कि जी हम मॉरल पर्सुएशन करें, बट मॉरल पर्सुएशन या वो तो नहीं बिकता। मॉरल कंपास तो वो काम हाँ। नहीं करता जी। मैं तो मुझे नहीं समझ आती वो कैसे काम करता है। नहीं, ठीक है वो जी, नहीं है। वो हाँ। नहीं करता ना, यहाँ पे वो लोग लोग पैसे दे के अपनी नमाज़ें पढ़वा लेते हैं या नमाज़ें पढ़ के वो समझते हैं टैक्स माफ़ हो गया है, तो वो उनको मैं और आप कैसे समझा सकते हैं? ठीक है ये जी। भी है। नहीं, तो हम और आप क्या समझाएंगे, क्योंकि सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। शब्बर जैदी साहब,
आपने भी समझाने की कोशिश की, और क्योंकि ये देखिए जो अली खजर साहब बातें कर रहे हैं, बिल्कुल दरिया को कूजे में बंद किया है यहाँ पर। और बड़ा आसान होता है किसी के लिए भी कहना कि जी हमें ये करना चाहिए या हमें ये रिफॉर्म चाहिए। जब ये रिफॉर्म्स करने की कोशिश आते हैं तो चीखें निकलती हैं, और शबर साहब आपसे बेहतर ये बात कौन जानता है। तो मुझे बताएं कि जब आप आए थे और आपका भी एक रिफॉर्म एजेंडा था, और जो हमारी हुकूमत है उनका भी एक मेन जो सेलिंग पॉइंट वही है कि हम रिफॉर्म्स लाएंगे, आपको अंदाजा था आपको इतनी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा शबर साहब? देखिए, इसमें बिल्कुल मुख्तलिफ परसेप्शन है। जो आम आदमी ये समझता है कि मेरे काम में रेजिस्टेंस जो थी वो ब्यूरोक्रेसी थी या गवर्नमेंट थी, ये एक आम आदमी का परसेप्शन है। जी जी। और इस बल्कि मगर रियलिटी में इसकी हकीकत बिल्कुल बिल्कुल उल्टी है। मुझे सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस मिली बिजनेस की तरफ से, बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से। बिजनेस कम्युनिटी, और वो उनको कोई कोई 1% भी इंटरेस्ट नहीं है अपने आप को डॉक्यूमेंट करने का, और वो कोशिश करते हैं जिसमें डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो। अच्छा, ये मैं इसको कहता हूं कि ये शायद उनकी जो बड़ी अच्छी बात किजर ने की ना, कि वो ये इनकी कम नजरी है, क्योंकि इन शॉर्ट साइटेडनेस है उनकी। शॉर्ट जी। साइटेडनेस है। ये लॉन्ग टर्म बिजनेस को देखते ही नहीं है। हमारे यहाँ इसीलिए बिजनेसेस एक जनरेशन के बाद खत्म हो जाती है। ये भी है। ठीक है, तो ये इनको आइडिया ही नहीं है कि डॉक्यूमेंटेशन का मकसद टैक्स नहीं होता। टैक्स इज ओनली वन पार्ट ऑफ वन डॉक्यूमेंटेशन। पार्ट ऑफ इट। अब ये क्या करते हैं कि ये कॉर्पोरेटाइज नहीं करते, ये कभी डॉक्यूमेंट नहीं करते। जब बाप मर जाता है तो बेटे आपस में लड़ते हैं, आधी प्रॉपर्टी बाहर होती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है ना, इसको टैक्स के दायरे में रख के लोगों ने समझना शुरू किया है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि इसका ताल्लुक कल्चर से भी है। और बिजनेसमैन, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ आपको, ये जो किजर ने बात की मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। ये इशू एमएनसी वर्सेस नॉन एमएनसी का नहीं है, ये इशू है अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्सेस ऑर्गेनाइज सेक्टर। एक कंपनी जो ठीक। है, अगर मैं कंपनी बनाए कारोबार करूंगा तो मेरा टैक्स रेट भी ज्यादा है, मेरी रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है, मेरी परेशानी भी ज्यादा है, और मैं अगर इंडिविजुअल करता हूं तो मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। ये कॉन्सेप्ट जो है ये ना, भी है। ये गलत है। अच्छा, इसमें रार साहब वो बात पॉलिटिकल हो जाएगी, और मैं इसको ज्यादा पॉलिटिकल नहीं करना चाहता। ये जो जाती कारोबार का सिलसिला है ना जी, इसका बम्बा जो है ना, वो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। अगर आप उनकी कोई पॉलिसी देख लें, उनका काम ही सिर्फ ये था, उनकी कोई ग्रुप कंपनी में कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है। ठीक है, आप एक इंडिविजुअल रख सकता है फॉरेन करेंसी अकाउंट, कंपनी नहीं रख सकती। इतनी हमने एब्सर्ड चीजें की हैं, हमने इतना प्रमोट किया है जाती कारोबार को वर्सेस ऑर्गेनाइज कारोबार। मैं डॉक्यूमेंटेशन को हमेशा लेता हूं नॉट एज अ टैक्स, कि ऑर्गेनाइज बिजनेस वर्सेस नॉन ऑर्गेनाइज बिजनेस। और आप देखिए ना, कोई भी कंपनी किसी भी पॉलिटिशियन की इस मुल्क में लिस्टेड नहीं है, सिवाय जहांगीर साहब के जेडब्ल्यू के। क्यों नहीं है? इसलिए कि उनको डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए। तो ये एक पूरा माफिया क्रिएट हुआ है मरहूम जियाउल हक के बाद, जिसका एक मकसद है कि इस मुल्क में डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो। और मैंने 4-5 आर्टिकल लिखे हैं इस सब्जेक्ट के ऊपर, जिसका मैंने नाम दिया था स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन। और मैं बार बार ये कहता हूं कि डॉक्यूमेंटेशन का ताल्लुक इस चीज से नहीं है कि टैक्स देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट का ताल्लुक इस चीज से है कि क्या आपका कारोबार आपके बाद भी जिंदा रहेगा। पहली बात, क्या आपका कारोबार आपकी जात से अलग है। तीसरी बात कि क्या आपके कारोबार के अंदर बाहर वाले के लिए अट्रैक्शन है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मैंने एक बहुत बड़ी कारोबारी फैमिली के लिए एक दफा मैं एक बाहर वाली कंपनी खरीदने के लिए गया। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, हम भेज देंगे आपको। तो फिर उन्होंने कहा यार आपके पास इतने पैसे भी हैं, दिखाओ। सेठ से पूछा। तो सेठ ने कहा हाँ जी है। उसने कहा कौन सी बैलेंस शीट में है, कौन से बैलेंस स्टेटमेंट में है। उसने कहा नहीं है जी, आप परवाह नहीं करें, हैं। उसने कहा यार आप मुझे दिखाएं कि आप ये $200 मिलियन की कंपनी खरीदने के लिए आए हैं, आपका पैसा हाँ। किधर है। उन्होंने कहा नहीं सर वो है, आप छोड़ दें। हाँ। तो ये जो
ये हमारे बिजनेसमैन को समझ ही नहीं आ रही। मैं तो बिल्कुल लेट बी फ्रैंक और सीधी बात करूंगा, ये बिजनेसमैन नहीं है, ये थड़े के दुकानदार हैं। ये कारोबारी नहीं है, पैसे बहुत होंगे इनके पास, ये कारोबारी नहीं है, इनको कारोबार की अलिफ-बे भी नहीं पता। ये थड़े पे सामान आया, मंडी से खरीदा आगे बेच दिया, मंडी से खरीदा आगे बेच दिया, ये उसी की रिफाइंड फॉर्म है। ये बिजनेसमैन, इनको आप बिजनेसमैन नहीं कह सकते। मतलब ये ये एडवांस लेवल आड़ती हैं, अगर आप एडवांस कहना लेवल चाह आड़ती रहे हैं, हैं एडवांस essentially। आड़ती हैं। ये हाँ, जो बड़ी बड़ी हमारी स्टोरेज खुली हुई है ना गुलबर्ग में, इनको मैं कहता हूँ ये है एक हाई लेवल की खेपी है। हाई लेवल खेपी की समझते हैं आप? खेती है। खेपी है, खेपी है बेसिकली। उधर से सामान उठाया, इधर लाके गोदवे में लाके बेच दिया, उधर से खर्च लिया। आप जरा जरा वो शोरूम जरा अच्छा खूबसूरत हो गया, मगर है ये खेपी है। इनको कारोबार नहीं आता। और इसीलिए मैं आपको एक और बात आज कहना चाहता हूँ, जो आप शायद कभी ऑल्दो वो भी जरा पॉलिटिसाइज हो जाएगा। पाकिस्तान और इंडिया की रीजनल ट्रेड जो है ना, उसके अगेंस्ट ना हमारी कोई एस्टेब्लिशमेंट है, ना हमारी गवर्नमेंट है, उसके अगेंस्ट पाकिस्तानी बिजनेसमैन है। पाकिस्तानी बिजनेसमैन है। पाकिस्तानी बिजनेसमैन ठीक है। थड़े पे आ अच्छा। जाएगा। पाकिस्तानी हम्म, बिजनेसमैन थड़े पे आ जाएगा अगर इंडियन ट्रेड खुल गई तो, क्योंकि इनको कारोबार करने का अलिफ बे नहीं आता। इन्होंने पिछले 77 से लेकर 2020 तक पाकिस्तान में सिवाय नॉन डॉक्यूमेंटेशन के कोई पॉलिसी नहीं बनाई। जब अब कमिंग बैक टू माय एक्सपीरियंस, जब मैं वहां गया तो मैंने ये देखा कि ब्यूरोक्रेसी, एस्टेब्लिशमेंट, एग्जीक्यूटिव, असेंबली, इंटेलिजेंसिया सब ये चाहती थी कि पाकिस्तान में डॉक्यूमेंटेशन हो। उन्होंने मुझे हर लिहाज से सपोर्ट किया। और बिजनेसमैन, चाहे वो एक्सपोर्टर हो, चाहे वो एफ्टिमा हो, चाहे वो कराची एलसीसीआई हो, या चाहे वो कोई जो और भी हो, हो। वो कोई भी हो, उन्होंने मुझे कहा कि जी हमें डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए। और मैं सिर्फ आपको एक वाकया कह के खत्म कर देता हूँ। मैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स गया और मैंने वहाँ मरहूम सिराज कासिम तेली साहब को कहा कि मैं तमाम अफसरों को निकाल लूंगा, आप सिर्फ एक बात करें कि कराची में ये ऐलान कर दें कोई दुकान स्मगल गुड्स नहीं बेचेगी। उन्होंने कहा साहब ये हम नहीं कर सकते। ये हम नहीं कर सकते। अच्छा, नहीं कर सकते वाला जो जुमला है ना, वो बार बार आपकी गुफ्तगू में सामने ही आ रहा है। मेहताब साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। अब जो खिदर साहब ने बात की कि भाई मॉरल कंपास की तो बात छोड़ ही दो, और जो अभी शब्बर साहब बात कर रहे हैं, और अगर मैं इसको थोड़ा सा समराइज करूं कि जी ब्यूरोक्रेसी से कोई मसला नहीं था, हुकूमत से तो कतन कोई मसला नहीं था। इनफैक्ट वजीर आजम ने हमेशा शब्बर साहब के एजेंडा को सपोर्ट ही किया था। लेकिन बिजनेस लॉबी इतनी ताकतवर है कि वो उन्होंने प्रिवेंट कर दिया कि किसी भी किस्म का रिफॉर्म आए, किसी भी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन आए। अभी थोड़ी देर पहले आपसे जब फोन पे बात हो रही थी मेहताब भाई, आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि पाकिस्तान में ग्रैंड नेशनल डायलॉग की तो बात होती है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी साइन हुआ है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर अक्रॉस द बोर्ड या किसी भी कूजे में भी बात नहीं होती। क्या ये मुमकिन भी है मेहताब साहब कि किसी दिन हम बैठकर इस पर भी बात करें कि यार कोई एक कंसेंट पॉलिसी बनाए सब बैठ के? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जी, आपने मुझे ये मौका दिया। देखिए, बुनियादी तौर पे अगर हमने पाकिस्तान को आगे लेके चलना है तो देखें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात भी हमें करनी पड़ेगी और चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात भी करनी पड़ेगी। क्योंकि देखें, जब तक हम बुनियादी चीज़ें तय नहीं करेंगे, यानी नेशनल डायलॉग की बात तो ये पॉलिटिकल फ्रंट पे जो है वो करेंगे और वो बात होनी चाहिए वहाँ पे। बेसिकली हमें अपने अपने डोमेन के अंदर रह के काम करना पड़ेगा। हमें ये सीखना पड़ेगा कि किसका क्या डोमेन है और किसने क्या काम करना है। और फिर देखिए, कुछ हमें बड़ी बातें करनी पड़ेंगी और कुछ बड़े छोटे छोटे स्टेप्स जो है वो लेके चीज़ों को आगे चलना पड़ेगा। मसलन अगर हम स्टेट के लेवल पे ये तय नहीं करेंगे कि जब तक इस मुल्क में रेवेन्यूज जमा नहीं होंगे तब तक रियासत को नहीं चलाया जा सकता। तो एक तरफ तो ये है कि पाकिस्तान में हमें ये कंसेंसस डेवलप करना पड़ेगा, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए उसको ये पता हो कि हमने जो बुनियादी नुकात हैं उनके ऊपर एक कंसेंसस है, और ये कंसेंसस ये है कि हमने डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी की तरफ लेकर जाना है। अभी शब्बर साहब जो है
वो मियां साहब की बात कर रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे थे। आप ये देखें कि आपकी 26 कंपनियां हैं और वो 26 की 26 कंपनियां नुकसान में जा रही है, लेकिन आपके एसेट्स और आपका लिविंग स्टैंडर्ड और सारी चीजों में बढ़ता ही इंक्रीज जा हो रहा रहा है। है। अब ये बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन बिल्कुल सही। उससे पहले मैं समझता हूँ हमें इससे थोड़ा सा आगे चल के कुछ और भी बातें करनी चाहिए। मसलन आपकी अगर पब्लिक स्टेट कुछ इंटरप्राइजेज हैं और उनको टैक्स इंसेंटिव्स और टैक्स एग्जेम्पशंस हासिल हैं और वो मिलिट्री इनकॉर्पोरेटेड हैं, तो हमें उनके बारे में भी बात करनी पड़ेगी। उन ये डिस्टॉर्शंस जहां जहां से क्रिएट हो रही हैं, वहां वहां से हमें वो डिस्टॉर्शंस खत्म करनी पड़ेंगी। मसलन एनएलसी को, एफडब्ल्यूओ को और जो बाकी उनके इदारे हैं, क्या उनके टैक्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पाकिस्तान में बाकी जो कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर कंपनीज हैं, अगर वैसी नहीं है मैं तो हमें वो डिस्टॉर्शंस खत्म करके एक लेवल प्लेइंग फील्ड देनी पड़ेगी। और जहां तक डॉक्यूमेंटेशन की बात है, देखें पाकिस्तान के बिजनेसमैन को भी ये बात समझने की जरूरत है और ये बात हमें बैसियत जर्नलिस्ट हमें भी ये बताने की जरूरत है कि अगर आप इंडिया को compete नहीं कर सके तो आप वॉश आउट हो जाएं, आप चले जाएं। क्योंकि कब तक आप प्रोटेक्टेड इकोनॉमी के अंदर रख के कंज्यूमर्स की कॉस्ट पे और अपनी इनएफिशिएंसीज को छुपाते रहेंगे। आप अगर इनएफिशिएंट हैं, आप compete नहीं कर सकते, आप राइट काइंड ऑफ सिनर्जीज डेवलप नहीं कर सकते, तो जाएं, खत्म करें। और मुझे तो कम से कम मैं बिल्कुल क्लियर हूं कि हमें अगर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट इनको नहीं देना और ये मुकाबला नहीं कर सकते, तो फिर जो है वो अगर ये खत्म होती है इनके बिजनेसेस, तो मुझे कम से कम कोई तकलीफ नहीं है। तो होने तो लेकिन ये आपने जो जी 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 आगे मैं एक और बात करके जी जी देखें, जब तक हम कंप्लायंस की कॉस्ट को कम नहीं करेंगे, उस टाइम तक हम राइट काइंड ऑफ इंसेंटिव्स भी क्रिएट नहीं कर सकते। तो हमें एक तो प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में हर टाइम फायर फाइटिंग हो रही होती है। आईएमएफ के प्रोग्राम में आए तो फायर फाइटिंग है। रिफॉर्म्स उस टाइम हो सकती हैं जब फायर फाइटिंग ना हो, एक पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप हो, सबको पता हो कि हमने टैक्स नेट को बढ़ाना है, डॉक्यूमेंटेशन करनी है। और एक आखिरी बात, एक्सपेंडिचर साइड पे भी हमें काम करने की जरूरत है। बस 80th अमेंडमेंट के बाद बहुत सी मिनिस्ट्रीज ऐसी हैं जो फेडरल लेवल पे भी हैं, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है, बहुत तो ज्यादा हमें उन एक्सपेंडिचर्स को जस्टिफाई भी करना पड़ेगा बिल्कुल। और जो अच्छा कंप्लायंस की कॉस्ट है उसको कम करना पड़ेगा। ये अच्छा अब अली बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। मेहताब साहब, अगर मैं दोस्त फरमा रहा हूँ, जो आप बात कर रहे थे ना ये स्टेट सेक्टर की, शायद इसको क्राउडिंग आउट कहा जाता है इकोनॉमिक टर्म्स में, आई एम नॉट श्योर। तो एक तो बात हो गई अली क्राउडिंग आउट की, ठीक है। दूसरी बात हो गई कि ये आपने इतना मतलब बच्चों की तरह रखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्शनिज्म कि यू कैन नॉट कम्पीट विद मोर रोबस्ट इंडस्ट्रीज। और फाइनली, और मेरा ख्याल है कि आप इससे 100% एग्री कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस। तो अगेन देखें, अब अगर हम यहां बैठकर हमें पता है या हम कम अज गेस कर सकते हैं कि यार ये करना चाहिए, तो ये क्यों नहीं होता अली के ये कभी हम रिफॉर्म की बातें तो हम हमेशा कर रहे होते हैं, जो भी हुकूमत आती है वो कहती है कि जी अब हमने बस मईशत को फिक्स करना है, वी हैव टू डू इट ऑन अ वॉर फुटिंग, बट देन समथिंग गोज रॉन्ग, हाँ, बिटवीन द स्टेटमेंट एंड बिटवीन द इम्प्लीमेंटेशन। क्या हो जाता है अली? देखिए जी, एक तो वो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो पूरे मुल्क में है, जैसे वो शब्बर ने पहले शब्बर साहब जिक्र ने भी किया बताया। कि जी बिल्कुल एक आपका एक पूरा सिस्टम ये इस तरह से डिजाइन किया गया कि अनडॉक्यूमेंटेड पैसा हो, फैमिली हेजेमनी हो, सेठ कल्चर को किया जाए, और उस पे ये है कि पैसा पैसा इंपॉर्टेंट है, कारोबार इंपॉर्टेंट, दैट्स द थिंग। तो और वही वही पैसा और कारोबार जो है पॉलिटिक्स में भी रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, वहां पे भी फैमिली इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं, दैट इज देयर। तो वो उस सोच को बदलना है, आपको इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करना है, आपको कॉर्पोरेटाइजेशन करनी है, और आपको उस कॉर्पोरेटाइजेशन के साथ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को भी डेवलप करना है। दोनों हाथ में हाथ लेके चलते हैं, मतलब आप अपनी 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 फैमिलीज और अपनी उन हेजेमनी प्रोटेक्शन के पीछे रहेंगे तो आप कभी भी नहीं करेंगे। और आप देखें, ये शब्बर साहब ने बड़ी सही बात की कि बाय डिजाइन ये 90s से या 80s के बाद से इसको किया गया, और आज इसकी इम्प्लीकेशन हम ये देख रहे हैं कि इस मुल्क में हर कोई ये तरह का काम कर रहा है। और वही बता रहे हैं कि वो खूबसूरत शोरूम बनाने वाले आज जो है आपके चेंबर ऑफ कॉमर्स के उनको हेड कर रहे हैं।
वो आपके बड़े बिजनेसमैन भी हैं, वो आपकी इंस्पिरेशन भी है। आप यहाँ पे देखें कि किसी के पास पैसा होता है, वो एक दुकान खोल लेता है, चाहे वो कॉफी शॉप हो, वो रेस्टोरेंट हो या कुछ हो, वो सोशली भी एक्सेप्टेबल है और उसमें आप चक्कर चला के पैसे भी बचा लेते हैं और उसमें आपकी कॉस्ट ऑफ कंप्लाइंस बड़ी कम आ जाती है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मेहनत करनी पड़ती है, कंप्लाइंस कॉस्ट ज़्यादा आती है, उसमें डॉक्यूमेंट होना पड़ता है और उसमें आपके सारे सिलसिले ठीक होते हैं, उस रूट पे कोई जाता ही नहीं। ठीक है जी। दूसरी आपने क्राउडिंग आउट की बात की, जो मेहताब भी बात कर रहे थे कि जी कि वो टैक्स नहीं देते। मेरे ख्याल में जो शब्बर कह रहे थे और जो मेहताब कह रहे थे, वो मेहताब शायद एप्पल्स और ऑरेंजेस को कंपेयर कर रहे थे। वो एक अलग इशू है, ये अलग इशू है। उसको चले, मतलब मैं fair enough. पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता, बट वो पॉलिटिसाइज हो रही थी। वो ठीक. देखें, क्राउडिंग आउट का जो एनएलसी का और एफडब्ल्यू का प्रॉब्लम है कि जी आप एनएलसी एफडब्ल्यू को बना के आपने रेलवे के फ्रेट बिजनेस को तबाह कर, दैट इज द क्राउडिंग आउट। रेलवे दुनिया भर में फ्रेट जो है वो पैसेंजर को सब्सिडाइज करती है। जब से आपकी वो आपने स्टेट लेवल पे उन इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट किया तो ये हो गया। फिर आपने एक फर्टिलाइजर बनाया, फर्टिलाइजर बिजनेस को आपने सब्सिडी दी और फर्टिलाइजर भी एक ह्यूज सब्सिडी पे चलता रहा। और ओवर द पीरियड ऑफ हम पिछले 30 साल में देखें तो बड़ी फर्टिलाइजर कंपनी जो सब्सिडीज को ज्यादा लेके चलती नहीं है, जो कि बावजह की ये जो सब्सिडी है ये वो फार्मर को भी देते हैं। इसमें भी हम देखें तो वो लोग जिनका मेहताब जिक्र कर रहे थे वो आ गए। तो वो एक ये है कि जहाँ पे वो स्टेट स्पॉन्सर्ड रेंट्स हैं, इकोनॉमिक रेंट होता है जी। जैसे इस तरह के एनएलसी में, एफडब्ल्यू में, टू एन एक्सटेंट फर्टिलाइजर में, रियल स्टेट में, डीएचएज एंड ऑल दैट। क्यों ये डीएचएज एंड ऑल बैंकिंग दैट सेक्टर में है? सर। क्यों बैंकिंग सेक्टर में. बहरिया टाउन वाला लिस्टेड नहीं है? बहरिया टाउन की आज एसेट लाइबिलिटी को कोई कंक्लूड करे तो शायद उसकी लाइबिलिटी उसके एसेट से कहीं ज्यादा बने, लेकिन इसको के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि वो कोई सिस्टम नहीं ही देखता. ऑपरेट करते हैं। और चूंकि वो सिस्टम ऐसे ऑपरेट करते हैं तो उन बिजनेसेस में वो आ जाते हैं, फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की डोमेन में आ जाते हैं। बट तो एक डिबेट फर्क चल जाती है। हमें यहाँ पे देखना है कि हमें कॉर्पोरेटाइजेशन करनी है तो उसकी कंप्लायंस कॉस्ट को भी। अब एसएमई बिजनेस के अंदर जो एक कंप्लाइंट बिजनेस है, वो एक एसएमई बिजनेस होता है, छोटा बिजनेस होता है, जो मेरे जैसा बंदा, आप जैसा बंदा खुद चलाता है। और वो अमूमन उसका सीएफओ भी खुद होता है, वो उसका मार्केटिंग हेड भी वो खुद होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव भी खुद होता है। बाकी उसने सपोर्ट टीम रखी होती है और वो नीचे कर रही होती है। वो कहता है कि भाई मेरा अगर 50 से 60% टाइम कंप्लाइंस कॉस्ट में निकल जाता है, तो फिर मैं ऐसा बिजनेस क्यों करूं जगह वो मैन्युफैक्चरिंग में जाता है। तो इस वजह से भी वो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जाता, वो सर्विस में जाता है। तो हमें उन कंप्लाइंस के प्रोसेस को भी ईज करना है और हमें उस डॉक्यूमेंटेशन की जो पूरा एक चैनल है उसको हमने लेके चलना है। वही बात है कि टैक्सेशन से नहीं, हम अपनी फैमिली, अपनी जात से बाहर नहीं निकलते। द होल प्रॉब्लम इज मोर, जो शब्बर ने बात की, अगर उसको मैं उनके थॉट प्रोसेस को ट्रेस करूं तो हमारी ऑब्सेशन है फैमिलीज के साथ। वो हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में भी नजर आती है, वो हमारे बिजनेस इंस्टीट्यूशन में भी नजर बिजनेस में आती भी. है कि पैसा लेके फनल करके बाहर ले जाओ, फैमिलीज को बाहर भेज दो, ये कर दो। यहाँ पे बस ये है कि कारोबार चलता रहे। हमारे यहाँ कितनी लिस्टिंग होती है, और अगर हमारे यहाँ लिस्टिंग होती है तो कितना उसमें फ्री फ्लोट है। हमारी स्टॉक मार्केट के अंदर देखें आप, वो कहते हैं ना, मुट्ठी भर इन्वेस्टर है, छोटी सी मार्केट है, इकोनॉमी की प्रॉपर रिफ्लेक्शन नहीं है, इस वजह से कि बहुत सारे सेक्टर लिस्टेड नहीं है। इवन अगर हम बाहर चले जाएं, अगर हम इस सारे से बाहर चले जाएं और अगर हम कॉर्पोरेटाइज वर्ल्ड के अंदर भी देखें, तो मैं अगेन शब्बर साहब से भी मेरा ये सवाल ये होगा कि ये भी इस पर थोड़ी रोशनी डाले कि हमारी 2000 की दिहाई के अंदर हमारा पूरा टेलीकॉम सेक्टर बना। हमारे टेलीकॉम के अंदर इस पूरे सेक्टर में कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कितनी कितनी नौकरियां लोग दे रहे हैं, कितने लोगों को जानते हैं जो बड़े अच्छे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में काम करे। एक कंपनी लिस्टेड नहीं, यूफोन इनडायरेक्टली लिस्टेड है, बाकी एक कंपनी लिस्टेड नहीं है। इसके अलावा आप एमएनसी को देखें, यूनिलीवर डीलिस्ट हो चुका है, पीएनजी लिस्टेड नहीं है। ठीक है जी। और आप इसके अलावा कई और कंपनीज, पेप्सी कोक यहाँ पे लिस्टेड नहीं है। और आप नंबर उठाते जाए, करते रहे, तो बहुत सारी वो कंपनीज भी लिस्टेड नहीं है, उनको लिस्ट होने का यहाँ पे पाकिस्तान में फायदा भी नहीं नजर आता। और हमारी यहाँ पे कंपनीज भी लिस्टेड नहीं है। अगर हमारी 90 की दिहाई में कोई टैक्स एडवांटेज दिया था, टेक्सटाइल कंपनी 200 लिस्ट हो गई, उस टेक्सटाइल कंपनी में से 100 190 कंपनी का तो फ्री फ्लोट जो है 1-2% के करीब है। तो वो क्यों नहीं है? क्यों हमारे यहाँ ये कॉर्पोरेटाइजेशन नहीं होती? क्यों हमारे यहाँ ओनरशिप डाइल्यूट नहीं होती? क्यों हमारे यहाँ जो है एक प्रॉपर कंप्लायंस के स्ट्रक्चर की तरफ क्यों नहीं जाया जाता? ये कौन से ऐसे सवाल है और उसको कैसे लेके चलना है?
और मेरे ख्याल में इसको सोल्यूशन करना है, जो मैं अगली अगर आप इसके बाद एक दफा आप बात करने का मौका देंगे तो मैं उसमें जी वो जी। कहूंगा कि हमें टेक्नोलॉजी को यूज करना है, और ये सारी बातें जो हमने की हैं इसको किस तरह हम टेक्नोलॉजी से एड्रेस। ओके, वील कम टू दैट बिकॉज ये बड़ा एक अच्छा पॉइंट है, और जैसे हम हमेशा बात करते हैं ना, क्योंकि डिसरप्टिव काम करो तो वी शुड यूज दीज टेक्निक्स। शबर साहब, मैं एक तो वापस आपके पास आता हूं, और कसम से जब आप अपॉइंट हुए थे चेयरमैन एफपीआर तो जाती तौर पर हमें बहुत खुशी हुई थी, ठीक है, मैं पता था कि यार ये बंदा शायद अब कुछ रिफॉर्म्स लाएंगे। फिर जब आपने कोशिश भी की और जो सारे ताजर निकल आए एनआईसी वाली चीज पर या हजार चीजों पर, तो हमने, और मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान के मीडिया ने भी काफी सपोर्ट की थी जितना हम कर सकते थे। ब्यूरोक्रेसी, हुकूमत, मीडिया, मतलब सब आपकी साइड पे ही थे कमोपेश। और हमेशा रियासत पाकिस्तान यही बात करती है कि जी रेवेन्यूज बढ़ाने, हमने टैक्स कलेक्शन बढ़ानी है, और ये कोई एक हुकूमत की बात नहीं है, हर हुकूमत ये बात करती है। इस सब कुछ के बावजूद नहीं हो सका, तो क्या हम इससे ये नतीजा निकालें कि कभी कुछ नहीं हो सकता? देखिए राड साहब, बात ये है कि एक एक टर्म है कि जो जो आगही है ना, वो बहुत बड़ा अजाब है। अकल नहीं मुझे थे मौजा ही मौजा। जी, हाँ, मुझे इतनी अकल नहीं थे मौजा ही मौजा कहते हैं जी। मुझे इस सिस्टम से इतनी आगही है कि मैं अगर सच बोल दूंगा ना तो शायद बहुत कुछ यहाँ पे अजीब हो जाएगा। मैंने इसको हर कोई बात नहीं, कहते हैं सर। सेक्शन से देखा है, और मुझे बहुत ज्यादा आगाही है इस पे। अच्छा, मैं एक बात क्लियर करता हूँ कि आपने मुझे कहा ना कि मीडिया ने सपोर्ट किया। मैं इस बात से, आप चंद एक बहुत अच्छे लोग थे, मगर मैं सबसे ज्यादा जो तंग हुआ था वो मीडिया से हुआ था। चलो, ये तो वैसे उसकी अक्सर वजह नहीं, लोग कहते हैं। नहीं वजह बताता हूँ, मैं वजह बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि ये मीडिया नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है। वो मोस्ट ऑफ इट प्रोपेगेंडा है। और हमें पता लग जाता है जब हम उस जगह बैठे होते हैं कि ये जो आ रहा, ये जो कह रहा है, ये किस पार्टी का कौन से सेक्शन से बोलने के इसको कहा गया है, और अबाउट अ लॉट ऑफ देम। और वो क्या करते हैं, वो जो जो शरीफ आदमी कह लें या जो आम आदमी कह लें, उसके लिए उनका जो एक्सपोजर होता है वो एक अजाब बन जाता है। कि मुझे पता है कि यार वो मेरे सारे कागज निकाल के शाम को लगा देगा इस पे, और उस पे गलत गलत हो जाएगी। सबसे सबसे पहला काम, अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है या इकोनॉमी को सही करना है, तो फाइनेंशियल मीडिया को आपको थोड़ा सा एटिकेट सिखाने पड़ेंगे। मतलब फाइनेंशियल मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो इकोनॉमी को चला रही होती है, उसकी वो सेंसेशनलिज्म, और हर केस में फ्रॉड, और हर केस के पीछे कोई स्टोरी, ये इस तरह से कभी ये कोई मुल्क नहीं चल सकता। ये जो हमारा ट्रेंड बन गया है, तो इसको हम खत्म। मगर कमिंग बैक टू द मेन थिंग, देखिए बात ये है कि मेरा सवाल आपसे बिल्कुल डिफरेंट है। मेरा सवाल है कि ये जो हम सारी बातें कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, मेरा ये सवाल है खोड़ो साहब, कि ये कौन चाहता है? जो चाहता है उसकी रियासत रियासत तो किधर है चाहती सर? है ना सर। हाँ, कौन चाहता है, उसकी कहाँ पे रिट है? हम ये क्यों बात करते हैं कि ये पहले तो मुझे ये बताएं कौन चाहता है? आप मैं चाहते हैं ना, आप में चाहते हैं, मगर क्या अक्सरियत उन लोगों की जो कि हर लिहाज से एक इस मुल्क में ताकत रखते हैं, क्या वो चाहते हैं? मेरा आपको बिल्कुल कैटेगोरिकल जवाब है, नहीं। दूसरी बात है रियासत, जहां तक सवाल है, रियासत का भी जो टॉप है वो चाहता है, रियासत का जो नीचे वाला बंदा है वो नहीं चाहता। मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ। जितने भी इनकम टैक्स अफसरान हैं या जितने भी कस्टम के अफसरान हैं, उनमें से 90% के भाई बहन चाचा मामू के अपने कारोबार हैं, और वो जो पैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जो हराम के पैसे कमाते हैं वो सारे उन कारोबारों में लगते हैं। तो उनके लिए भी ये सिस्टम का कंटिन्यूएशन एक बहुत बड़ा वायबल ऑप्शन है कि नहीं, ये नहीं, अगर सिस्टम सही हो गया तो वो कारोबार भी खत्म हो जाएगा। तो सर मेरा ये बिल्कुल क्लियर और कन्विंस्ड ओपिनियन है कि पाकिस्तान का माशरा एज अ होल, किजर साहब जो मर्जी कहते रहें, पाकिस्तान का माशरा एज अ होल ये नहीं चाहता कि ये डॉक्यूमेंटेशन करें, और ये कभी भी नहीं करेंगे। ये भी बता दूं मैं आपको आज, ये भी बता और दूं आप करवा आपको, भी नहीं सकते। ये हम करवा भी नहीं सकते। ये सिर्फ उस वक्त आएगा जब आपको कोई बाहर का मॉनिटर आके कराएगा
ये क्लासरूम के अंदर से नहीं हो सकता। और मैं इसलिए तमाम बुराइयों के बावजूद मैं IMF का बहुत फेवर में हूँ, इसलिए कि कभी कभी वो एज अ मॉनिटर एक्ट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू द अदर थिंग, ये देखिए मैं फिर आपको एक बात कह रहा हूँ कि हम आगही जो है अच्छी चीज नहीं होती। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, और इस पे मैं कभी आप प्रोग्राम करिएगा, मैं आपके साथ बैठूंगा, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि पाकिस्तानी बिजनेसमैनों के कम से कम 150 बिलियन डॉलर वो जो पाकिस्तान से कमाए हैं वो बाहर के एसेट में पड़े हैं। मैं आपको नाम, पता, अता पता सब दे सकता हूं, ठीक है। सर फिर तो पक्का तो हो गया सर, फिर तो ये आपको जो मैं बुला ही हमारी रहा हूँ। ये जो हमारी गलत फहमी है ना कि हम चाहते हैं, ये गलत है। दूसरी बात जो, मगर अफसोस उन बेवकूफों को ये समझ नहीं आता कि ये जो 150 बाहर पड़ा हुआ है, इसमें से इस पे ये 1 पैसा इंटरेस्ट नहीं अर्न कर सकते। इंटरेस्ट रेट बाहर 1% है और कुछ अरसे बाद ये चीज परेशानीकुन हो जाएगी। मैं इस पे आपको ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग मिसाल देता हूँ, और ये शायद कोर्ट होनी चाहिए। एक दिन मुझे सैयद बाबर अली साहब जो कि पैकेजेस वाले, उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा, शब्बर पैकेजेस। यार, हाँ पैकेजेस वाले, उन्होंने मुझे कहा, शब्बर यार, ये सारे बंदे जो है ना, ये पाकिस्तानी बिजनेसमैन, ये जाके नेशनलिटी दे रहे हैं, कोई माल्टा की लेता है, कोई हंगरी की ले लेता है, कोई कहीं की ले लेता है। मैंने कहा हाँ जी। कहने लगे यार सारे तुम्हारे जानने वाले हैं। मैंने कहा हाँ जी, अक्सर जानने वाले हैं, दोस्त यार हैं, पुराने जो कुलीग थे। उन्होंने कहा हाँ। कहता है इन सबको बुलाओ और एक दिन बताओ कि एक दिन 10, 12, 15 साल बाद क्या होगा कि सारे जो माल्टा के नेशनल है ना, और जिन्होंने अपने एसेट स्विट्जरलैंड में डाले हुए हैं, इनको एक दिन माल्टा की गवर्नमेंट बुलाएगी, कमरे में बंद करेगी और उन्हें कहेगी नेशनलिटी भी यहाँ छोड़ें, पैसे भी छोड़ें और वापस जाएं। और उसने कहा मैंने जिंदगी गुजारी है, आई एम 90+ और मैं जिस तरह दुनिया को देख रहा हूँ ये होने वाला है। और मैं तो चाहता हूँ ज़ुरार साहब ये हो जाए। ये मतलब मेरी बाहर तो से ये डंडा ख्वाहिश है आएगा कि तो ये फिर हो कोई जाए। काम होगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं जिस बात कर रहा हूँ ना, ये जिस तरह मैं बोल रहा हूँ शायद पाकिस्तान में कोई नहीं बोलेगा। ये मैं तो, सर ये तो मेरी है। ख्वाहिश है कि ये हो जाए, क्योंकि ये जो है ना, इनको ना शर्म है ना लिहाज है। ये इनको ये भी नहीं पता कि ये जो पैसे रखे हुए हैं बाहर, इनके बच्चे इतने नालायक हैं कि वो बच्चे तो किराया भी वसूल नहीं कर पा रहे। उनको तो ये भी नहीं पता कि फ्लैट मैंने 92 में लिया था, ये 2007 में लिया था। उनको तो ये भी समझ नहीं आ रही। वो तो इतने नालायक हैं, इतने डफर हैं कि उनको अब ये अब्बा ने कमा के यहाँ से भेज दिए, वहां रखे हुए हैं। एक वो बच्चा मोटा सा है, वो कहता है कि जी मैं जमहूरियत लाऊंगा, उसके अब्बा ने बहुत सारे पैसे बाहर रख दिए हैं। वो कहता है जी मेरी जमहूरियत आएगी। और उसको तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि उस आदमी, उसको तो 4 आने कभी नहीं कमाया उसने, तो वो तो खर्च करेगा और तबाह हो जाएगा और हम सारे भूखे मर जाएंगे। तो सर ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम है। इसका सिर्फ एक इलाज है ज़रार साहब, कि ये सारी बातें फाइनेंशियल मीडिया पर खुल के आए, मेहताब साहब जैसे बंदे सामने आए, डर के बात नहीं करें, खुल के बात करें कि सर ये रियलिटी है फाइनेंस की, जातियात नहीं है, ये ABCDEF नहीं है, ये पाकिस्तान का कल्चर है। और इसको फाइनेंशियल मीडिया इस कल्चर को प्रमोट करे, ना कि ये कहे कि यार इस काउंटर पे मैंने ये पैसे खा लिए थे, इसने ये खा लिए थे, इसने ये खा लिए थे। पहले हम अपने माशरती रवैयों को सही करें। कोई भी बंदा, कोई भी जुमे का खुतबा, बताएं ज़रार साहब, कोई जी। जुमे का खुतबा कभी ये कहता है कि आप टैक्स दें? सुना है आपने कभी? सुना है आपने कभी किसी जुमे के खुतबे ने ये इन कहा गुनहगार कि, कानून ने तो नहीं सुना किसी सर। जुमे के खुतबे ने ये कहा कि स्मगल सामान नहीं बिकेगा? किसी जुमे के खुतबे ने ये कहा कि हीरोइन हराम है? शराब हराम है, हीरोइन हराम नहीं है। चरस हराम है। क्या चरसों का आप भी जिक्र नहीं हुआ वैसे कभी। तो ये जिक्र हाँ क्यों बात होगा तो सही सर? है। ये किधर से होगा? हम किस दुनिया में बैठे हैं सर? सर ये तो 1947 से लेके 2002 तक हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो 350 बिलियन डॉलर है। हम कभी भी एक गोइंग कंसर्न नहीं थे, ना आज हैं, ना फोर्सेबल 10 साल में होंगे। मगर अगर ये आपको इस तरह दुकान चलानी है तो ठीक है, चलाएं दुकान। अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि दुकान कभी भी नहीं खत्म होगी, चलती रहेगी। कभी सेल बढ़ेगी, कभी कम हो जाएगी। बस दुआ ये है कि अल्लाह ताला मेहरबानी करे और कोई 2 बड़ी ताकतों में जंग हो जाए तो हमारे 4 बहुत
बहुत खूब यार, बहुत वेरी वेल सर। आप आपको जब हम शो पे बुलाते हैं आप उस तरह की बातें क्यों नहीं करते? आपको पता है ये रेटिंग भरी बातें की हैं आपने यार यहाँ पर बैठे बैठे। आप वेबिनार में कर लें, आप हमारे यहाँ ना करें, ठीक है तो यार, आप ठीक ये है। चाहते हैं राज साहब कि मैं आप दीजिए मैं सुकून से जिंदगी गुजार रहा हूँ कराची में? नहीं, हम बिल्कुल सर, अब मीडिया वाले और किसी का सुकून चाहिए, कभी हो सकता है यार? कैसी बातें कर रहे हैं यार आप हमारी रोजी रोटी पर भी लात मार रहे हैं। मेहताब भाई, मैं आपकी तरफ आता हूँ। शबर भाई ने बहुत ज्यादा जिम्मेदारी डाल दी है आपके पास कि यार ये जो फाइनेंशियल मीडिया है यार, आप ही लोग मतलब लोगों को सही नहीं करते यार, ये आपकी जिम्मेदारी है यार, ये किसी और का भी काम है ये? देखिए, जो शबर भाई जो कह रहे हैं मेरे लिए बड़े मोहतरम है, और देखिए हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उससे बिल्कुल नहीं कहता कि नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, देखिए बुनियादी तौर पे अगर इस मुल्क के अंदर बड़े जो स्टेट के ऑर्गन्स हैं और जो बड़े लोग हैं, ये जिनका डिफरेंस का हवाला अभी ये दे रहे थे, मैं समझता हूं अगर फ्रॉम टॉप चीजें ठीक हो जाएं तो वो जो हम वर्किंग जर्नलिस्ट है, देखें मैं अब हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि व्हाट्स हैपनिंग ऑन द ग्राउंड वी शुड रिपोर्ट इट एंड रिपोर्ट इट ऑब्जेक्टिवली, और क्रिटिसाइज जहां पे बनता है उसको क्रिटिसाइज करें, जहां पे किसी ने अच्छा काम किया है उसको अप्रिशिएट भी करें। देखिए हम कोशिश करते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि हमारी तरफ बिल्कुल आइडियलिज्म है। हम भी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं, और इस मुआशरे में जहाँ पे बाकी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, डेफिनेटली जर्नलिज्म में भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। लेकिन हमारा तो प्रॉब्लम और है, अब हमारा अपना भी रिवर्स गेयर है। वो रिवर्स गेयर ये है कि आप ये देखें कि हमें बुनियादी तौर पे अपनी फ्रीडम के भी लाले पड़े हुए हैं। हम भी उस हद तक जितना कुछ अर्सा पहले बहुत खुल के बात करते थे, कम से कम इन 2 सालों में तो हमें जो है वो उतनी फ्रीडम भी नहीं है और उतनी आज़ादी भी नहीं है कि हम जो है वो खुल के बात करें। और हाल यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और मैं आपको सर ये भी बताऊं, जो लोग जर्नलिज्म को यूज करेंगे फॉर देयर वेस्टेड इंटरेस्ट, वो एक्सपोज हो जाएंगे। ठीक है, टाइम लगेगा, ये तो मैं नहीं कहता कि फौरन सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। जहां तक देखिए, इंटर फॉर वन मोमेंट इसके दरम्यान में मैं पूछता हूँ मेहताब साहब, अगर आप इजाजत दें जी, मेहताब से ये पूछें कि कौन सा मीडिया हाउस डॉक्यूमेंटेड है और कितने मीडिया हाउस ने कोई टैक्स दिया है, और मुझे ये बता दें कौन सा मीडिया हाउस मैं आपको अपने मैं जवाब दूंगा इसका, और मुझे ये बता जवाब देंगे अभी, कौन से मीडिया हाउस में सैलरीज टाइम पे मिलती हैं जूनियर स्टाफ को? सर हमारे यहाँ भी मिलती है, हमारे यहाँ भी मिलती है, हमारे यहाँ भी मिलती है। हम खुशकिस्मत हैं अली भाई। मेरी बात सुन ले कंप्लीट। जी मैं सबसे ज्यादा अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर इस मुल्क में जो है ना, सबसे ज्यादा अनडॉक्यूमेंटेड, एक लिस्टेड कंपनी है हम टीवी, कोई कंपनी लिस्टेड नहीं है, कोई लिस्टेड नहीं है, और सबका नुकसान है माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है ना, सब नुकसान है, ठीक है। और आपने देखा, कहने का मकसद ये है कि सर जब मीडिया हाउस का अपना हाउस ऑर्डर नहीं होगा, ये तो बेचारे नुमाइंदे तो बेचारे नौकरी हैं, जब उनका अपना हाउस ऑर्डर नहीं होगा तो वो क्या कैसे इंडिपेंडेंट हो सकते हैं? उनको तो मैं आधे मिनट में टैक्स नोटिस बना के सीधा कर दूंगा, 1 मिनट लगता है। बिल्कुल ठीक है, नहीं बिल्कुल ठीक है। मीडिया अपना हाउस ऑर्डर। अच्छा शबर साहब, मेहताब साहब जवाब मुझे इजाजत दे दें। जी सर, इजाजत। शबर साहब का टेन्योर था ARY के बारे में, अब आप इसको वो कहें जी वो मुखालिफ मीडिया ग्रुप था। अब मेरे पास डॉक्यूमेंट्स थे, उन डॉक्यूमेंट्स की बेस पे मैंने स्टोरी की थी और बिल्कुल जस्टिफाई की थी, और आप यकीन कर लें मैं जंग ग्रुप में बैठा हुआ हूं, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स आए, आई विल डू द स्टोरी। पब्लिश करने की जिम्मेदारी तो मैं नहीं ले सकता ना मेरे पास कोई है। बुनियादी तौर पे हम, और वो बेसिकली स्टोरी करने का मकसद ही ये था कि हम कोई सैक्रेड काउ नहीं है, वी शुड आल्सो बी हेल्ड अकाउंटेबल। जहां पे हाँ अलबत्ता ये है कि आप उसको कहें जी वो चूंकि मुखालिफ थे तो इस वजह से कर दी, इस वजह से नहीं कि मैंने पूरे डॉक्यूमेंट्स को 1 महीना तो मुझे समझने में लगा कि ये बेसिकली है क्या कि वो कैसे कंपनी बनाते हैं और कैसे बाहर भिजवाते हैं और टैक्स चोरी करते हैं। तो बुनियादी तौर पे हमें
बिल्कुल ये बात ठीक है। ये मीडिया उससे से भी शुरू करे, मैं तो कहता हूँ यहाँ से शुरू कर दें जी। हमारे कौन से वेस्टर्न इंटरेस्ट, हमारे तो कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि आप सब कुछ छोड़े हमसे शुरू कर दें। हम तो ठीक है। बड़ी मुश्किल से रिटर्न फाइल करते हैं, क्योंकि एक रिटर्न फाइल करना भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन हम खुद कोशिश करके समझ के उसको रिटर्न को फाइल कर लेते हैं। तो बेसिकली कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। और स्टार्ट कहाँ से करना है? जितना जितना बड़ा ताकतवर है उसी से। कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी नहीं होगी तो ना डॉक्यूमेंटेशन हो सकती है और ना बाकी चीजें हो सकती है। और जहां तक इन्होंने ये कहा कि 150 बिलियन डॉलर्स बाहर पड़े हुए हैं, सर आप चले गए हैं, लेकिन मेहरबानी करके इसको पब्लिक कर दें, पाकिस्तान के लोगों के ऊपर एहसान करें, मुझे दे दें इंटरव्यू, उन बंदों के एड्रेसेस दें। मैं कोशिश करूंगा कि इस मुख्तलिफ किस्तों में उस पर स्टोरी करूं और सबके नाम लिखूं। ये बात शब्बर साहब, ओपन इनविटेशन मिल गई है आपको यार, अब तो आपको करना ही होगा। हाँ, सर, इनफैक्ट मैं तो मैं कहता हूँ मुश्तरका इंटरव्यू कर लेते हैं, हम तीनों बैठते हैं शब्बर साहब के साथ यार। एक बात कहना दो चाहता नाम हूँ, आप ले ले, दो नाम मैं लेता हूँ, दो नाम अली ले ले। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बिल्कुल सही बात की है महताब ने। इस स्टोरी की मेरा जमाना था, मेरे जमाने में हुई। मैं सिर्फ इसको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमने दुबई के साथ जो अपना सिस्टम है और जो दुबई के साथ हमने अपनी रिलेशनशिप रखी हुई है कि कारोबार को आधा इधर और आधा उधर, और आप गौर कर लीजिएगा, मेरी बात को समझने वाले समझ जाएंगे, हर मीडिया हाउस का एक रिश्ता दुबई से है। और वो मीडिया हाउस का रिश्ता दुबई से जो है वो इतना खतरनाक हो चुका है कि उसकी वजह से आप पाकिस्तान में क्या मुनाफा है और दुबई में क्या मुनाफा है कोई माई का लाल निकाल नहीं सकता। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि उस पे मैंने मुझे बेतहाशा प्रेशर आया, मगर मैंने वो केस खत्म नहीं किया। ये भी आपको ये बात ठीक को है, पता होगा, मेहता साहब को ये बात पता बिल्कुल होगी। सही, बिल्कुल पता है सर। और किन के साथ ये भी आप जानते हैं। बट सर इसीलिए तो आज खामोशी से कराची में बैठे ना, तो अब अफजलार साहब कहते हैं हम टीवी पे आके खामोशी से तो नहीं बैठे सर। हाँ, हम तो चाह रहे हैं आप और शोर बचाए यार। हाँ, इनफैक्ट हम ना, मतलब आप तीनों मीडिया वालों के साथ ही बैठे हुए हैं, हम सब आपका इंटरव्यू लेने आएंगे अभी। हाँ, अभी मतलब अगले 2 घंटे में आप क्या कर रहे हैं, मैं अभी भी पहुंच सकता हूँ आपके यहाँ। मेहताब भाई, मैं आपको रास्ते में पिक कर लूं, आप जंग वाली ऑफिस में ही होंगे ना? नहीं देखो, मैंने अच्छा चलो खैर है यार, कोई स्काइप पे कर लेंगे, कोई मसला है, स्काइप पे हो जाएगा, कोई हाँ हाँ, आजकल तो सब कुछ वर्चुअल चल रहा है कोरोना की वजह से। हाँ, कोई मसला नहीं। हम बिल्कुल सीरियस बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल प्रेस को सही बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करना है, और शाम को रात को जो फाइनेंशियल प्रेस के बारे में खबरें आती हैं बिल्कुल रेलिवेंट है, मैं नहीं कहता कि नहीं आनी चाहिए, बट सवाल ये है कि आपने इज्जत लोगों की उतार के शाम को कोर्टों में तो आप जीत के आ जाएंगे, मगर वो इज्जत तो उसकी उतर गई ना शाम को, फिर वो अगले अपने चले अब यार यहाँ से निकल के ना शबर भाई, अगेन मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह ये बात करता जा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे दिल में ये बात है, मुझे यकीनन, मुझे मान ले कि मुझे अफसोस होता है, मुझे पता है किस चीज से मुझे डर लगता है, और डर क्या, मायूसी फील होती है कि आप आए अगेन विद दिस वेरी रियल एजेंडा, और मुझे ये लगता है कि अगर आप मतलब इतना जो भी इसमें रेजिस्टेंस आपको सामने फेस करनी पड़ी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, आपसे नहीं हो सका तो कौन आएगा नेक्स्ट जो इसको एक्चुअली कर लेगा, या जैसे आप कह रहे हैं ऐसे ही दुकान चलती ही रहेगी, हम सदियों तक यही बातें करते रहेंगे। वो अली बात कर रहा था ना, वो ठीक कर रहा था। इसका इलाज जो है ना अल्टीमेटली वो टेक्नोलॉजी से ही होगा। और हमें दुआ देनी चाहिए कोविड को कि कोविड ने बहुत सारी चीजें सही कर दी। अब डॉक्यूमेंटेशन, अब जो चीज सही होगी वो ऑटोमेशन से ही होगी। आपको दरमियान में से ह्यूमन इंटरफेस निकालना पड़ेगा, और आहिस्ता आहिस्ता वो निकल रहा है, और उसको अगर हम सही करते जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला चीजें बेहतर हो जाएंगी। इंडिविजुअल से ज्यादा रेलेवेंट अब रह गया है टेक्नोलॉजी को किस तरह अप्लाई किया जाए फॉर थिंग्स, और ये चीजें इंप्रूव हो रही हैं। अली ज्यादा बता सकता है इसके बारे में। बिल्कुल अली, कमिंग टू यू जी, थोड़ा सा आफ्टर ऑल ऑफ दिस डिप्रेशन थोड़ी सी को पॉजिटिव ही बात करते हैं यार। आखिरकार पॉजिटिव मीडिया कम्युनिकेशंस का है यार, मतलब कुछ तो पॉजिटिव। नहीं बिल्कुल जो बात है, देखिए जी, टेक्नोलॉजी से अच्छी कोई चीज नहीं है, पाकिस्तान कैन लीड फॉरवर्ड यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी। देखिए जी, ये हम सब के हाथ में ये चीज है, और ये जब से वो पीटीए का वो आया है आईटीएम, उसके बाद ये है कि आप इसकी इंपोर्ट करके, मतलब इस पे आप टैक्स नहीं बचा सकते, क्योंकि आप अपनी जेब में भी ले आएंगे बाहर से, 60 दिन में ये बंद हो जाएगा, यू हैव टू पे अ टैक्स।
तो ये मोबाइल फोन के ऊपर आपने देखा कि आप अभी अगर मोबाइल फोन के नंबर देखें तो पिछले साल से वो जो इंपोर्ट है डॉक्यूमेंटेड, उसमें बड़ा इजाफा हुआ है। उसकी वजह ये है कि वो अनडॉक्यूमेंटेड नहीं आ रहा। और आप देखेंगे मोबाइल फोन की प्राइसेस के अंदर वो, क्योंकि टैक्स इस तरह से है कि अब वो जो रेडमी है और जाओमी है, या वो जो उसके अंदर वीवो है या और है जो $200 से नीचे के फोन है या $300 से नीचे के फोन है, चूंकि उनमें टैक्स कम है तो उनकी एकदम मार्केट बढ़ गई है। और चूंकि ये आपके सैमसंग आईफोन जो प्रीमियम फोन है वो एकदम उनकी कीमत बहुत बढ़ गई है। अच्छा, उसके बाद ये है कि साथ ही आपकी मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी आ गई है, तो यहाँ पे 1 मिलियन यूनिट का एक प्लांट कराची में लगा है, 1 ही मिलियन यूनिट का एयरलिंक जो सबसे बड़ा इंपोर्टर है वो प्लांट लगा रहा है। फिर वीवो जो है उसने जमीन खरीद ली है, वो ला रहा है। सैमसंग बातें कर रहा है, अगर उसे पता है सैमसंग नहीं लाएगा तो वो इस मार्केट से निकल जाएगा। अच्छा, ये तो एक एग्जांपल होगी। दूसरा, अभी मैंने आपसे छोटी छोटी मैं मिसाल देता हूँ आपको, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का तो आप सबने सुना हुआ है। एक ब्लॉकचेन के अंदर एक चीज वो आती है जो आपकी बिटकॉइन है एंड ऑल दैट, जी। वो एक फाइनेंशियल एसेट है, उसकी हम बात नहीं करते। ब्लॉकचेन एज अ टेक्नोलॉजी जो है वो आपका लेजर जो है रख सकते हैं, और विदाउट एनी इंटरफेस जो है वो आपके कोड के थ्रू जो है वो एग्जैक्ट वो आपका एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो जाता है। वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होता है, उस पर आप चीट नहीं कर सकते। इंडिया ने इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके अपनी फर्टिलाइजर की जो सब्सिडी होती है, जब जो फार्मर को दी जाती है, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको उसको यूज कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ अब फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडी कब से दी जा रही है, उसमें कितनी कंपनियां लेती गई, कितना लेते गए, पिछले 40 साल में खेलेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें निकलेंगी। तो ये एक आप कर सकते हैं। फिर एहसास प्रोग्राम हमारा है। अब एहसास प्रोग्राम हमारा बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, क्या जिसके अंदर हम देखें तो गलतियां निकलती आ रही हैं। उसके अंदर अब आपकी कैश ट्रांसफर होते हैं, सही बंदे को मिल रहा है, एक से दूसरे बंदे को नहीं मिल रहा, उसकी वेरिफिकेशन क्या है, ये सारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की तरह यूज हो सकती है। इसी तरह जो आपकी पूरी वैल्यू चेन मैपिंग होती है कि आपकी कोई चीज इंपोर्ट हुई है, वो इंपोर्ट होके वो कस्टम ड्यूटी पे की है, कस्टम से आगे वो प्रोसेस करके ए के पास गई, ए से बी से गई, सी से गई, डी आप और मैं कंज्यूमर है, हमारे हाथ में आ गई। तो उसको पूरी ट्रैकिंग करके और उसको उसको इंडिपेंडेंट रख के उस ब्लॉकचेन के ऊपर प्रिंट किया जा सकता है। तो ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता आती जाएंगी और ह्यूमन इंटरफेस आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता चीजें डॉक्यूमेंट होती जाएंगी, और आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर टैक्स भी आता रहेगा, और उससे एफिशिएंसीज भी आएंगी। क्योंकि आपकी जो इनएफिशिएंसीज होती हैं वो सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा होती है। जैसे सैफर साहब ने बात की कि $150 बिलियन, विच इज हाफ द साइज ऑफ द पाकिस्तान डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, इन लोगों का बायर है। वो अगर यहाँ पे होता तो इस पे ऑन एवरेज ये 10 से 15% रिजल्ट रिटर्न बना रहे थे, 5-7-8% डॉलर बेस्ड रिटर्न बना रहे होते। जो यहाँ के कंपनीज के हिस्टोरिक रिटर्न देखें तो वो 5-7-8% डॉलर बेस्ड रिटर्न है। वहां पे एक तो उस पैसे को ले जाने की कॉस्ट होती है, एक तो वो होता है कि वो भाई आप अगर आप एक $10 मिलियन लेके गए हैं तो उसमें से $0.5 मिलियन, $1 मिलियन तो आप उसकी बीच में जो ले जाने वाले का किराया है वो आपको वो पे करना पड़ेगा। वो जो आपको लॉन्डर कर रहा है, या जो आपकी शेल कंपनियां बना रहा है, सिस्टम बना रहा है, या जो मुल्क आपको इजाजत दे रहा है। और फिर कल को वो जो बात की, वो मैं शबर साहब आपकी इजाजत के साथ इस मिसाल पे जरूर लिखूंगा, ये माल्टा वाली जो आपने दी है, वेरी गुड एग्जाम्पल। और ये आजकल जो बहुत ज्यादा घाना, माल्टा, पता नहीं कैरेबियन, ये वो वर्जिन आइलैंड्स भी शायद चल रहा है, अब पता नहीं। नेशनैलिटी ले ले जी, हाँ। एक बात पासपोर्ट मैं मिल कर सकता जाएगा। हूँ जी? हाँ जी। अच्छा, वो पासपोर्ट बिल्कुल वो ये सारा मिल जाएगा, वो सारा कुछ होगा। तो एट द एंड ऑफ द डे वो पैसा आपके पास रहता है नहीं रहता, आपके पास कोई गारंटी नहीं है। दूसरा, हमारा बिजनेसमैन जो है ना जी, वो हमारे बिजनेसमैन के अंदर जो पिछली जनरेशन थी वो बड़ी बेहतर जनरेशन थी। जो नए उनके बच्चे आ रहे हैं ना, वो बड़े स्पॉइल्ड बच्चे आ रहे हैं ये तो है। अनफॉर्चुनेटली। मैं तो देख रहा हूँ। मतलब मैं आपको एक मिसाल, छोटी सी मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान लाहौर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसके बेटा जो है वो 3 करोड़ रुपया दे के लैम्बोर्गिनी जो है अपने एक दोस्त से ले रहा था, और उस पर बड़ा फख्र कर रहा था। मतलब वो के एक्स्ट्रा पे करके मेरे पास ये गाड़ी होनी चाहिए। वो अब वो 3 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा उधर दे रहा है, वो ये क्यों नहीं करता भाई मैं 50 करोड़ उधर लगाता हूँ, मैं इसे 4 करोड़ एक्स्ट्रा 5 करोड़ बना लूंगा। उसकी सोच ये नहीं है, नहीं, वो नहीं है, बिल्कुल। कुछ और है। फिर उनका लाइफस्टाइल इधर कोई है, लाइफस्टाइल उधर कोई है। एक बहुत बुनियादी फर्क है। ये चीजें जो है ना, ये डिवीजन आहिस्ता आहिस्ता आई आएगी, और आहिस्ता आहिस्ता लोग वो बाहर निकलते जाएंगे। जो पैसा कमा के ले गए हैं वो तो नहीं लाते, वो बाहर ही रखेंगे। लेकिन जहाँ पे जो पैसा अभी बना रहा है, जो बिजनेसमैन आज जहाँ पे इन्वेस्टेड है, वो आज भी पैसा बना रहा है, वो आज भी इस पे पैसा बना रहा है। कुछ ग्रुप है हमारे यहाँ कराची में, 1-2 ग्रुप है, बड़े एग्रेसिव है, और बहुत बड़ा ग्रुप बनने वाले रहे हैं। और वो
अभी भी यहाँ पे लगा रहे हैं। फिर लाहौर के अक्सर ग्रुप है, एक ग्रुप का मैंने नाम किया, एक और दूसरा ग्रुप है जो इस वक्त हुकूमत के बड़े करीब है। वो उसने जितना लॉन्डर किया है पिछले 2-3 साल के अंदर पैसा, कनाडा के अंदर पूरी फैमिली माइग्रेट की हुई है, वो इतना पैसा बाहर लेके गए हैं और वो आज आज वो बड़े वो बनते हैं, मुहिब्बुल वतन भी बनते हैं, उसमें रियल एस्टेट के बड़े बड़े कारोबार भी हैं यहाँ पे, और वो कहते हैं कि हम टेक्सटाइल चलाते हैं। ये भी मुझे नहीं समझ आती कि ये टेक्सटाइल चलाने वाले रियल एस्टेट चला रहे होते हैं और वो उसकी लॉबीज को देख रहे होते हैं। तो ये बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, और वेस्टेड इंटरेस्ट ऊपर से नीचे तक है। ये वेस्टेड इंटरेस्ट इनके पास भी है जिनका जिक्र मेहताब करते हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट उनके पास भी है जो लंदन में फ्लैट के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है ना, जो वेस्टेड इंटरेस्ट पर्सनालिटीज की और फैमिलीज की हैं वो ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वो ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जो इंस्टीट्यूशनल वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं ना, वो मुल्क का नुकसान कम पहुंचाते हैं। मतलब अगर वो एनएलसी है, अगर एफडब्ल्यू है, अगर एफएफसी है, एक्सवाईजी है, उसके अंदर जो सब्सिडीज मिल रही है वो ट्रस्ट फैक्टर के अंदर जा रही है और वो इस मुल्क को कोई ना कोई फायदा दे रही है, कहीं ना कहीं मुल्क का नुकसान कर रही है, बट वो मुल्क के अंदर से वो निकल फनल होके पैसा बाहर नहीं जा रहा। ये तो है, ये आपने तो है। 26 कंपनियां बना के, जो आपने कर्जे माफ करा के, और ये सारा सिलसिले से जो पैसा बाहर चला गया ना, वो मुल्क के अंदर से निकल गया। तो ये इकोनॉमी एक सर्कल की तरह होती है कि मुझे आपने मैंने आपसे जी मैंने कहा कि जी ये हेडफोन मुझे दे दे, ये हेडफोन $50 का था, आपने मुझे $100 का दे दिया। मेरा $50 का नुकसान हुआ, आपका $50 का फायदा हुआ, बट वो पैसे तो इसी इकोनॉमी में रहे। वो मैंने $50 की कोई चीज लेनी थी, वो आप चीज ले लेंगे, वो रहेगा। लेकिन जब इस इकोनॉमी से निकल जाएगा और वो कहीं और जाके वो हो जाएगा, तो फिर तो हमारा तो नुकसान ही नुकसान है। तो मुझे उसकी बहुत ज्यादा फिक्र है, वो बहुत ज्यादा चीज है। और दूसरी बात ये कि डॉक्यूमेंटेशन का मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास, क्या दुनिया भर में इसका कोई सोल्यूशन नहीं है बनिस्बत के इस पे कि ब्लॉकचेन के अंदर आ जाए। और ये ब्लॉकचेन के अंदर ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है, और दुनिया की मैं आपको ये बताऊं मेजर करेंसी की शिफ्ट के अंदर इस वक्त सेफ हेवन ब्लॉकचेन बनता जा रहा है। ये आपके पूरे दुनिया का जो रिजर्व सिस्टम है इसको चैलेंज करेगा। ये पूरी दुनिया 1971 के बाद जो है ये डॉलर के ऊपर जो बैठी हुई है, ये आपने 1971 से पहले जो क्या था आपका वो डॉलर पैक था, उसके साथ सोने के साथ, गोल्ड के साथ, गोल्ड स्टैंडर्ड जी। देखा जी के गोल्ड तो मतलब हमें जरूरत है, हमने 71 के बाद उस पैक को खत्म कर दिया और बस वो यूएस डॉलर की वो हेजेमनी होगी। 2008 की क्राइसिस में 2 ट्रिलियन आपने डॉलर फूंक दिया इसके अंदर। अभी आपने कोविड के अंदर अनदर 1.42 ट्रिलियन डॉलर आपने उसमें फूंक दिया। अब आप करेंसी प्रिंट करते जा रहे हैं, 1/3 ऑफ द डेट आपका चाइना लेके बैठा हुआ है। ये अनरेवल होना है कहीं पे, ये कहीं ना कहीं ये होना है। तो और उसके बाद ये जो पूरा सिस्टम है ना कि मैं पावरफुल हूँ, मैं सब कुछ हूँ। अब अमेरिका के अंदर देखें ना, अमेरिका के अंदर मैं और आप शॉपिंग करने अगर बाहर जाते हैं, हम अमेरिका से वो टी शर्ट जो पाकिस्तान में बनी होती है वो अमेरिका से जाके हम $10 में ले आते हैं, यहाँ पे हमें $50 की मिलती है। कमाल है ना। तो ये पूरी बिल्कुल। पूरी फंक्शनिंग है और ये अनरेवल होना है और ये डिजिटल से होना है। और वो एक इसी बड़े स्केल में पाकिस्तान एक छोटी सी चीज है। तो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह ये पीटीए अप्रूव फोन की वजह से इनके अंदर इश्यूज ठीक हुए हैं, इसी तरह से आपकी बहुत सारी चीजों में, बहुत सारे चेन के अंदर ये ब्लॉकचेन इम्प्रिंट से आपकी चीजों की, आपके यहाँ जो सब्सिडीज हैं जो अनटारगेटेड है, अमीर को मिलती है, गरीब को नहीं मिलती है, क्या है वो एहसास प्रोग्राम के थ्रू या किसी भी प्रोग्राम के थ्रू, उसको कोई भी नाम दे दे, उस टेक्नोलॉजी को यूज करके सही बंदे को करें, उसका गलत इस्तेमाल नहीं हो, किसने कहाँ टैक्स पे करना है, किस तरह करना है, वो आप टेक्नोलॉजी को करें। आपने चीज ली, आपने उसको डिजिटल, दूसरा इस डिजिटल के अंदर एक और जो चीज हमें बड़ी जरूरी देखने के लिए है वो कैश इकोनॉमी की। मैंने बात की थी कि हमारा तकरीबन 30% जो है हमारा कैश है। उस कैश को हम किस तरह से हम उसको डिजिटल कर सकते हैं, यानी कि हमारी सारी ट्रांजैक्शन जो है वो पैसे से ना हो, वो हमारी हो। आप चाइना में जो वेस्टर्न चाइना जो है उसमें वो जो सूबा है उनका, उसके अंदर आप अगर उसमें जाएं जो 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 वो है, तो वहां के अंदर आपको, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आपके पास यूएसडी जी है, बिल्कुल। आपके पास येन है, उसका इस्तेमाल नहीं है उनका। वो एक फोन ऐप है, क्यूआर कोड के थ्रू आपने ही पे कर सकते हैं। और 95% ऑफ द ट्रांजेक्शन उस मुल्क, उस शहर में वो ऐसे उर्मिची में ऐसे ही होती हैं। तो इसी तरह की आपको आहिस्ता आहिस्ता सोल्यूशन लानी है कि ये आपको लाना है। अभी अब आप इसमें देखें कुछ काम हो रहे हैं, जैसे एक माइक्रो पेमेंट गेटवे स्टेट बैंक बना रहा है, जिससे अभी सेटलमेंट के रिस्क होते हैं वो कम हो जाएगी। आपकी आईपीएफटी की, आपकी आपकी वॉलेट की ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो है वो मिनिमल होती जाएगी।
आहिस्ता आहिस्ता आप इस पे टैक्स कम कर दें और उसको लेते जाए। जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने एक छोटा सा स्टेप किया जी, अभी वो उन्होंने क्या किया जी, हम चूंकि हमने उससे बड़ा फायदा उठाते हैं तो हम तो उसका बार बार जिक्र करते हैं कि जी अगर आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, उधर खाना खाते हैं या ब्यूटी पार्लर पे जाते हैं, जो दाढ़ी वाड़ी बनवाते हैं या मेकअप करवाते हैं आप अपना, तो वो जो है आप उसके ऊपर अगर जीएसटी 16% है तो आप किसी भी कार्ड पे पे करेंगे, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, आपका जीएसटी 5% हो। तो लोगों ने कार्ड का इस्तेमाल ज्यादा कर लिया, पेमेंट शुरू कर बिल्कुल। दी। अब वो अगर टैक्स चोरी करता था, उसके लिए टैक्स चोरी करना मुश्किल होता गया। तो इसी तरह से हुकूमत थोड़ी-थोड़ी इन चीज़ों को डिजिटल साइड के ऊपर टैक्स कम करते रहे, ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट कम करते रहे और चीज़ों को डिजिटल करते रहे। और आपके जो मैकेनिज़्म ऑफ ट्रांसफ़र है, चाहे आपके ये जो फंड्स के हैं, जो आपके जो रिफंड्स होते हैं बिज़नेसमैन के, जो आज भी रिफंड ऑटोमेट हो भी गए हैं, उसके बाद भी आज जब तक ग्रीस नहीं करते तो उसको वो नहीं चलता। उसको भी आप उसको टोटल ऑटोमेट कर दें, वो जहाँ से बिल्कुल। पैसा गया वहां से आए, तो आपका वो सॉरी अली, सॉरी आपकी ऑटोमेट। मैं बात काट रहा हूं। तो मतलब एसेंशियली टू सम अप व्हाट यू वर सेइंग इज के देखिए दुनिया इस तरफ वैसे भी बढ़ रही है। और इनफैक्ट आपने जो चाइना का जो जिक्र किया, वो जो मोबाइल, मैं ये भी देख रहा था कि वहां पर अगर आपने रुमची की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपने किसी भिखारी को भी पैसे देने हैं, वो भी कोड स्कैन करके दिए जाएंगे। तो मतलब इस लेवल की डिजिटाइजेशन है। एंड पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। प्रोबेबली इवेंचुअली कभी ना कभी हम भी इसी मॉडल की तरफ जाएंगे, वो भी देख लेंगे। अच्छा शब्बर साहब, दो सवाल हैं हमारे जो अभी व्यूअर्स हैं, और वो आपकी तरह आपकी जानिब ही हैं। पहले तो वही जो आपने बात की कि यार नाम लेके मैं बात करूंगा, तो ये लोगों के नाम नहीं है, ये सेक्टर्स के नाम आपसे पूछे जा रहे हैं कि कौन से, मतलब एफपीआर की नजर में या बाकी गवर्नमेंट एंटिटीज की नजर में, कौन सी इलीगल ट्रेड सेक्टर यहाँ पर, मतलब जैसे हम स्मगलिंग की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एविजन की बात कर रहे हैं, टायर्स हो गए, सिगरेट्स हो गए, नंबर 1 आपकी टारगेट लिस्ट में कौन से थे? इनमें से सबसे बड़े कौन से हैं आपकी नजर में? जिसमें टैक्स की इवेजन है, जी, टैक्स की इवेजन, इलीगल ट्रेड, ओवरऑल की बात हो रही है यहाँ पे। इसमें सबसे हाईएस्ट है टोबैको। सबसे हाईएस्ट है टोबैको। टोबैको इज द वन जिसका इसका सेक्टर 30% के करीब टोबैको का जो मार्केट है वो अनडॉक्यूमेंटेड है, अनरिकॉर्डेड है, प्लस माशाल्लाह। 30%। अच्छा, और आपको अगर याद हो तो मैं इसके ऊपर ट्रैक एंड ट्रेस लेकर आया था, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम बिल्कुल। लेकर आया था, और वो हाई कोर्ट में खत्म हो गया, उसको खत्म होना था। उसके ऊपर ये भी एक उसके और ऊपर मसला भी उसके ऊपर भी एक आर्टिकल लिखा था, पता नहीं मेहताब भाई ने लिखते तो लिखा, किसी और ने लिखा था कि जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया वो शब्बर साहब का दोस्त है, जबकि उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया भी नहीं गया था। तो आप मुझे ये मैंने नहीं लिखा बताइए। था सर। मेहताब भाई, आपने लिखा था क्या? नहीं नहीं, नहीं, आप मैंने नहीं पूछे लिखा ना था कि सर। जब एक ट्रैक एंड ट्रेस मैंने शुरू किया सिगरेट पर, सिकपा वाला जो है, गुल अहमद वाला, ज़ियाद बशीर मेरा दोस्त है बचपन का, तो उसको नहीं मिला कॉन्ट्रैक्ट। उसने कहा जब्बर साहब ने अपने दोस्त के लिए ये सारा कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन किया है, अब ये अखबार में छप गया, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि मेरी कितनी एनर्जी रह जाती है जब इस तरह की मैं खबर सुनने के बाद ट्रैक एंड ट्रेस को डील कर रहा हूँ। कमिंग बैक टू थिंग, इसमें सबसे आगे जो है वो टोबैको है। उसके बाद सेकंड इसके में आइटम जो है वो शुगर है। इसमें तीसरा आइटम जो है वो है ये बैटरी है। चौथा ठीक। आइटम इसके अंदर जो है, ये जो व्हाइट गुड्स होती है ना, ये जो आपके एसी, ये सारे एसी और सारे जो आइटम ये व्हाइट गुड्स हैं, ये बहुत हाई लेवल पे इसकी नॉन डॉक्यूमेंटेशन है। मोटरसाइकिल है, साइकिल है, ये सारे सीमेंट है, ये वो सेक्टर्स हैं जहां पर बहुत बड़ा गैप है बिटवीन द प्रोडक्शन और एंड द दी डॉक्यूमेंटेशन। एक्चुअल रिकॉर्डिंग। और तीसरी बात जो ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो आपका फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, उसमें जैसे मसाले हैं, जो कुछ भी आप चीजें ले लें, इसमें बहुत बड़ा सेक्टर है जो अनडॉक्यूमेंटेड है। देखिए इसमें मगर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है ना अली ने, मगर मैं आपको एक और चीज बता दूं। आपने नोट किया होगा कि इनकम टैक्स ऑफिस में और कस्टम ऑफिस में अक्सर कुछ 3-4 महीने बाद एक आग लग जाती है। जी, ये तो है। अच्छा, हाँ, वो आग आमतौर पे लगती पता है नहीं क्या आईटी, मसला है वहां पे। नहीं वो लगती है आईटी डिपार्टमेंट में। अच्छा, मैं आपको सिर्फ ये खिजर को बता रहा हूँ तारे कि तारे ज्यादा होती है ना वहां पे शायद। अगर हमें आईटी को चलाना है ना, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, अगर हाँ। हमें आईटी को चलाना है एफबीआर में, तो हमें आईटी के बाहर रेंजर बिठानी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, ये बात यकीन से कह रहा हूँ आज में, कि अगर आपने कोई आईटी सिस्टम चलाया एफबीआर में और टैक्सेशन सिस्टम में, तो उसमें 4 दिन बाद आग लग जाएगी। क्योंकि वो आप इसको सीरियसली लेते, जब मैं एफबीआर चेयरमैन था,
मैं सीरियसली ले रहा हूँ सर, आपकी हर बात में सीरियसली। मैंने बाकायदगी से एक इंटेलिजेंस एजेंसी को ये टास्क दिया था कि मेरे आईटी सिस्टम की सिक्योरिटी इंश्योर करे वो। आप सर इमेजिन करें कि मैंने एक टास्क दिया था एक एजेंसी को कि यार आप ये देखें भाई कि मेरा आईटी सिस्टम में सिक्योरिटी है या नहीं है, क्योंकि आईटी भी तो आपको पता है ना कि इसको इसमें भी तो आप मैंने बेसिस किया इसको सिक्योर। सर हम लोग इतने इंटेलिजेंट हैं, हम उसको भी घुमा देंगे। ये भी है, मैं खुद खिजर को ये कह रहा हूँ, वो भी हम उसको भी घुमा लेंगे। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि पूरा एक पैराडाइम शिफ्ट चाहिए। मैं इसको एक बात पे खत्म करता हूँ दरार, ये जुमला कह रहा हूँ, आप कभी गौर से मुझे इसको बाद में कभी इंटरप्रेट करना। एक जमाने में एस्टेब्लिशमेंट और मौलवी का ज्वाइंट वेंचर होता था। जी सर। अब ये ज्वाइंट वेंचर है एस्टेब्लिशमेंट और बिजनेसमैन का। सर आप मुझे बताइए ना, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स नहीं है उसे सर 360 असेंबली की सीटें जीतनी है आपने, एक सीट का खर्चा है 20 करोड़ रुपए। तो 20 करोड़ रुपए लगा के 360 लगाएं, ये खर्चा कौन देता है सर? हमारे लोग ही देते हैं ना। वो टैक्स में नहीं देते, इधर दे देते हैं सर, वो टैक्स में नहीं देते, इधर दे देते हैं ना। तो सर ये बहुत कहानी बहुत दर्दनाक है, बट इसको आप सोचे ना सर, ये आखिर फाइनेंसर कौन है? इतनी बड़ी बड़ी ये जो खर्चे होते हैं ये कहाँ से आ रहे हैं? आप कोई एमएनए की सीट जरा रियलाइज तो करेंगे, एक एमएनए की सीट पे मैं इलेक्शन लड़ने जाता हूँ तो मेरा खर्चा कितना है, और वो पार्टी जो 370 एमएनए खड़ी कर रही है, बड़े बड़े जलसे कर रही है, लाइट लगा रही है, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? ये भी तो उस अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का हिस्सा है ना, वो फाइनेंसर है। और भाई उसने फाइनेंस किया है तो बाद में रिकवरी भी तो करेगा ना, वो रिकवरी कैसे होगी? तो सर ये बहुत बड़ा चैप्टर है, आपने बड़ा अच्छा चैप्टर उठाया है। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी से तो आपके आधे मसले हल हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन इकोनॉमी में मायूसी मुझे जो है वो इस वजह से है कि मुझे हर्डल की पीछे दीवार नजर, हर्डल के पीछे बंदा नजर आ रहा है कौन है। आई कैन सी, आप लोग शायद नहीं देख पाते, मैं तो पीछे दीवार के पीछे देख रहा हूँ ना कि कौन खड़ा हुआ है जो रोक रहा है। तो ये वो नहीं है जिसको हम समझ रहे हैं, ये वो है जिनके 150 मिलियन बाहर पड़े हैं। ठीक, तो मतलब हाँ, मगर खिजर ने कहा वो 150 जाये कर रहे हैं, मगर उनको इतनी समझ नहीं है। वो 150 पर जापान में रिटर्न नेगेटिव है, मगर वो रिटर्न वो इस पे भी राय करने को तैयार हैं। उनको ये पता नहीं है कि 150 का रिटर्न 300 हो जाएगा पाकिस्तान में, मगर वो इस चीज के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। और मतलब वो सारे आदमी शाम को खड़े होकर चैम्बरों में और सेमिनारों में पाकिस्तान की यकजहती, सलामती और पाकिस्तान की भलाई के लिए तकरीरें करते हैं। और मुझे प्रॉब्लम ये आ रही है आजकल कि जब मैं जाता हूँ तो मुझे उस शक्ल देख के गुस्सा आने लगता है, क्योंकि मैं उसकी स्टेटमेंट देख चुका होता हूँ कि यार ये तो वही वाला है। तो फिर तो वही बंदा है। तो शब्बर साहब हमें बैठना पड़ेगा सर। शब्बर साहब मुझे कराची आऊंगा, मैं कराची आके आपके साथ बैठूंगा, कोई एक हफ्ता बैठेंगे और फिर हम इसको किताब की शक्ल में निकालेंगे। मैं अभी यही कहने वाला था कि अभी शब्बर साहब ने कहा कि ये चैप्टर है, मैंने कहा सर ये चैप्टर नहीं है, ये एक इंसाइक्लोपीडियाज का सेट है। वो एक जमाने में ब्रिटानिका के नहीं आते थे मुझे 30 वॉल्यूम्स, ये तो वो बन रहे हैं। जो भी तुम्हें इंटरव्यू दिया है वो चीजें सही साबित हुई है नहीं हुई है? कोई शक नहीं, बिल्कुल सही हुई है। बट अब ये बहुत तय हो गया। बेताब के जिम्मे लगाया है मैंने, वो अच्छा काम कर रहा है, लेट हिम डू इट। मैं तो अब रिटायर्ड चाहता हूं सर। नहीं शब्बर साहब, आपकी कम से कम 3 इंटरव्यूज तो यहाँ पर ही सेट हो गए हैं। हाँ, एंड यू नो एज द होस्ट पहले मैं आ रहा हूँ, और मैं वैसे भी मैं भी कराची में हूँ, आप भी कराची में, मैं पहुंच भी सकता हूँ आपके अभी। एक बात मुझे करने की इजाजत है 20 मिनट के अंदर। सर हुक्म। देखें, ये जो शब्बर भाई ने एक बड़ा मेजर डिस्क्लोजर किया एक $150 बिलियन का, लेकिन हमें देखें, मैं कम से कम उन लोगों का कतन हमायती नहीं हूँ, लेकिन देखें 1971 की नेशनलाइजेशन के बाद, 73 की नेशनलाइजेशन के बाद मेरे ख्याल में जो बिजनेसमैन है वो डरा है। तो इसलिए जो मैंने शुरू में बात की थी, ये पॉइंट है वैसे, न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है हमें, कि जहां पे लोगों को, और मैं बताऊं ये जो पाकिस्तान इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट है ना, इसके बाद भी जो है वो लोगों ने 91-92 के बाद अपने पैसे जो है वो बड़े बाहर भिजवाए हैं। तो एक तो उसे चेंज करने की जरूरत है, दूसरा लोगों को कुछ गारंटीज दें या जो भी करें आप, कि कम से कम यार आपके पैसे, ये नहीं होगा कि एक रात को पैसे पड़े हैं और दूसरे दिन पता लगेगा कि हमने पकड़ लिया। बिल्कुल। तो ये इस तरह की चीजें हमें करने की जरूरत है, एक नैरेटिव बिल्ड करने की जरूरत है।
और तीसरा ये है कि मुझे ये भी बताएं कि टैक्स के रेट्स इतने क्यों ज्यादा हैं? टैक्स रेट्स को कम करें, 50 किस्म के पता नहीं विदहोल्डिंग टैक्सेस हैं, उनको खत्म करें, सिंप्लीफाई करें सिस्टम्स को। हाँ। तो उसके नतीजे में मैं समझता हूँ कि चीजें इंशाल्लाह बेहतर होंगी और टेक्नोलॉजी वाइज सोल्यूशन है, लाइटर नोट पे खत्म बाकी कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं लाइटर नोट पे खत्म करूं। कराची में एक हाँ, स्टेट खुदा के लिए सर, हैवी नोट तो इतने हो गए हैं यार, कोई एक लाइटर नोट भी दे दें यार। सर लाइटर नोट पे दे रहा हूँ। एक कराची में रात एक को सोना भी होता है जी। बिजनेसमैन होते थे, वो कहते, उनका नाम था आई थिंक, पता नहीं कोई नाम शाशिब या कुछ था। वो कहते थे जो कारोबार वो करो जिसपे टैक्स लगाओ। तो उन्होंने कहा सर कि टैक्स लगाओ तो कारोबार क्या? सर कारोबार हमेशा वो करना चाहिए इस पे एक्साइज ड्यूटी हो। तो मुनाफा तो होता है एक्साइज ड्यूटी के चोरी में। सही है। तो उसने बोला कारोबार में टैक्स नहीं। उसने कहा नहीं, फिर ये कारोबार नहीं करना। उसने कहा कारोबार वो करना है जिसपे एक्साइज ड्यूटी भी हो, इनकम टैक्स भी हो, सेल टैक्स भी हो। तो अगर 2-4 बचा लिए तो पैसे बच गए। सिगरेट में इतना बस मार्जिन क्यों है? इसलिए मार्जिन है कि सिगरेट के ऊपर 74% ड्यूटी है। हाँ। लोकल सिगरेट जो आप पीते हैं, अगर 100 रुपए की सिगरेट पी रहे हैं तो 74 गवर्नमेंट को जाता है। तो अगर आपने 2 डब्बी बचा ली तो आपके 74% बच गए। इतना जब बड़ा इंसिडेंट होगा तो चोरी तो डेफिनेटली होगी। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे मैं वो एक थोड़ी सी बात करूं, जैसा मेहताब ने बिल्कुल ठीक कहा कि यहाँ पे हमारी 73 की नेशनलाइजेशन और 92 के अंदर 92 के अंदर हमने वो लॉ चेंज किया, या 98 के अंदर हमारे वो डॉलर अकाउंट फीस हुए थे, तो उससे लोग बाहर पैसा लेके जाते रहे बिल्कुल और डरते रहे पाकिस्तान में। बिल्कुल। लेकिन 2016 के बाद दुनिया बदल गई। अब दुनिया में बाहर पैसा ले जाना आसान नहीं रहा, और ये रास्ता आहिस्ता आहिस्ता और मुश्किल होता जा रहा है। ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में नहीं, ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में है, और पूरी दुनिया में ये जो टैक्स हेवन्स है इस पे क्वेश्चन हो रही हैं। आज यूके के अंदर आप जो है वो क्वेश्चन हो रही हैं। आप वो बैड बॉयज बिलियनियर नेटफ्लिक्स पे देखें, इंडिया के अंदर क्या क्या कुछ होता रहा है, और किस तरह से इंडिया उस पर सवाल उठा रहा है। किस तरह दुबई को रशियन बिलियनियर और इंडियन बिलियनियर, पाकिस्तान एंड ऑल दैट वर्ल्ड ने दुबई को बनाया है। ठीक है जी, ये सारी चीजें दुनिया में अनरेवल हो रही हैं। दूसरा ये है कि ये जो आप एक और वो देखें सोशल डिलेमा नेटफ्लिक्स में, कि जो दुनिया भर में पोलराइजेशन हो रही है, ये भी फैक्ट है, और ये इसका भी बहुत ताल्लुक इस टेक्नोलॉजी से है जी। और ये पोलराइजेशन के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता होना ही होगा। ये वही जो शब्बर ने कहा है कि ये 150 बिलियन जो बाहर है ना, ये वहीं पे रहेगा, और वहां पे आप सेकंड रेटेड सिटीजन भी होंगे अगर आप रहे नंबर, अगर आपकी सिटीजनशिप रिवोक भी नहीं कर दी। हाँ, यहाँ पे आप फर्स्ट रेटेड सिटीजन है, यहाँ पे उस पैसे को आप अगले 25 साल में डबल भी कर सकते हैं। और अब खतरा यहाँ से नहीं, खतरा वहां से है। तो वो 150 से 50 भी वापस ले आए तो आपका बेहतरी है। ये बात मतलब वही जो शबर साहब ने बात की थी, अब मुझे समराइज करना होगा यार, मैं तो वैसे 1 और घंटा आराम से इस पे निकाल सकते हैं आप, जिस तरह कन्वर्सेशन चल रही है। लेकिन जी खड़ो साहब एक बात, खिजर तुम्हें यार तुम नोट नहीं कर रहे, गोल्ड की प्राइस क्यों बढ़ रही है? हाँ, गोल्ड की प्राइस क्यों बढ़ रही है? इसलिए बढ़ रही है कि सारा पैसा गोल्ड में जमा हो रहा है इस वक्त, गोल्ड में जमा हो रहा है। अच्छा। और तो सर वो मेरा मकसद है, इनको ये समझ नहीं आती कि गोल्ड प्राइस या फॉरेन एसेट बेकार है, वो अल्टीमेटली कुछ नहीं देगा इनको, मगर ये हमारा साइकी नहीं है कि हम उसको री इन्वेस्ट करें। मतलब कि अगर मैं सारी आपकी बातों को कोशिश करूं समराइज करने की, कि यार अगर लाइन पर नहीं लगोगे तो किसी ना किसी टाइम आपको लाइन पर लगाया जाएगा। तो इससे बेहतर है कि तब्दीली आपके ऊपर मुसल्लत हो, आप खुद ही अपने आप को तब्दील कर लें। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये भी हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी साइकी है उस वक्त यही है कि जब आपके घर को बकायदा आग ना लग गई हो, तो फिर ही हम सोचते हैं कि यार हो सकता है एक फायर एक्सटिंग्विशर उठा लेते तो बुरा नहीं होता। साहब अब की बात आपने बड़ी इंटरेस्टिंग कर दी। तो मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा जब मैं चेयरमैन एफबीआर था, एक मीटिंग हुई थी जीएसक्यू में बिजनेसमैनों की। जी हाँ, 4 घंटे चली थी। तो मैंने किसी के कान में कहा था कि सर इनको बैठा लें, 2 दिन शाम को देखेंगे। तो मगर वो मैं कह रहा हूँ वो तो खैर जोक था, मगर मुझे ये शक है कि कहीं ये असल नहीं हो जाए। ये सर वो जैसे शहजादा सलमान ने भी किया था, आपको याद है सर? ये मैं कह रहा हूँ मुझे ये होटल वाला किस्सा सर, मुझे ये खौफ है कि ये असल में नहीं हो जाए कहीं। चलो वेल इंशाल्लाह हो सकता है कि अगर चलो 1% चांस है कि उससे पहले हम शायद
खुद ही समझ जाए, अक्लमंद हो जाए। 1% ज्यादा मैं चांस नहीं दूंगा। 99% चांस यही है कि जब डंडा आएगा तो फिर हम कहेंगे हाय हाय ये क्या हो गया। और फिर आप कहेंगे कि मैंने आपको कहा था कि ऐसा ही होना था। ये फिर उसके बाद हम ये शो करेंगे। हाँ, थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज अ फैंटास्टिक कन्वर्सेशन, आई हैड अ रियली गुड टाइम एंड यू नो इंशाल्लाह अब बारी बारी अब सब शबर्स भाई का इंटरव्यू ले, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इतनी इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं कि इनका फॉलो अप तो अब बनता ही बनता है। थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर वाचिंग। खुदा हाफिज। 5:30 है ना? 5:30। Oh my God, that was epic. I have to run.